आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर के एंड में हमने क्या देखा था कि कन्फ्यूज़न, क्या कन्फ्यूज़न थी कि हु होम ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है और दैट भी ह्यूमन बीइंग के लिए लग सकता है। विच एनिमल्स और थिंग्स के लिए लगता है, ऐसे दैट भी एनिमल्स और थिंग्स के लिए लग सकता है। तो कब तो सर हु होम लगाएंगे, कब दैट लगाएंगे, कब विच लगाऊं, कब दैट लगाऊं। तो उस कन्फ्यूज़न को आज रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ चलो। अब आपको क्या मैंने यहाँ पे डैश दे दिए हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है, वही अपने हु है, हुम है, विच है और दैट है। एक बार खुद से ट्राई कर लो। ठीक, हु, हुम, विच और दैट, एक बार इनको खुद से ऑप्शंस को ट्राई करो और फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ करेक्ट आंसर्स के साथ। एक बार खुद से ट्राई करो इसके अंदर भरने की। चलो जी, आ जाओ। वी सॉ बॉय, हमने एक लड़के को देखा जो अपने जूते अपने सिर पर लेकर चल रहा था, मतलब उसने कैरी कर रखे थे अपने जूते अपने सिर पर। ठीक है, अब मैं कहना ही चाह रहा हूँ, देखो बॉय के लिए लगाना है, बॉय के लिए लगाना है तो विच तो रेस से बाहर हो गया। बॉय के लिए लगाना है यानी इंसान के लिए लगाना है तो विच तो रेस से ही बाहर हो गया। अब बच गए कौन कौन से ऑप्शन, हु बच गया, हुम बच गया और दैट बच गया। ठीक है, अगली बात, आगे वर्ब है, इसको सब्जेक्ट चाहिए, होम तो ऑब्जेक्टिव केस होता है तो होम भी बाहर हो गया। अब कौन बच गए, हु और दैट। ठीक है, विच इसलिए बाहर हो गया क्योंकि ह्यूमन बीइंग को रेफर करना है, होम इसलिए बाहर हो गया क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए। तो बच गए अपने पास हु और दैट। ठीक है, लो यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ, हु और दैट, ये दो ऑप्शन मेरे पास बच गए। ठीक है, अब समझना मैंने क्या बताया था, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन कब लगाया जाता है। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन आप तब लगाते हो बेसिकली जब आपको क्या करना होता है, जब आपको एक ऐसे नाउन के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज लिखना होता है जो डेफिनेट हो। दैट रिलेटिव प्रोनाउन कब लगाया जाता है, जब आपको किसी ऐसे नाउन के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज लिखना हो जो डेफिनेट हो। देखो समझना, मैंने आपको पढ़ाया था एडजेक्टिवल, एडवर्बियल, नाउन क्लॉज, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन हो, चाहे हु हो, चाहे हुम हो, चाहे विच हो, दैट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, वट इनमें सबसे अलग है, वट की लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं। वी सॉ बॉय, हमने एक लड़के को देखा। कौन से लड़के को देखा भाई, जो अपने जूते सिर पर लेकर चल रहा था, मतलब सिर पर कैरी कर रखे जिसने जूते। तो बेसिकली एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं, सारे के सारे एडजेक्टिवल क्लॉज ही बनाते हैं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। हु हुम ह्यूमन बीइंग के लिए, विच हो गया एनिमल थिंग्स के लिए। अब ये दैट का एक स्पेसिफिक रोल है, समझना। दैट एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम तब आता है जब ये नाउन डेफिनेट हो, जब ये नाउन डेफिनेट हो, और सिर्फ डेफिनेट भी नहीं, एम्फोसिस भी डाल रखा हो। समझना इस बात को। तो यहाँ तो ये नाउन क्या जनरलाइज है, हमने एक लड़के को देखा, यहाँ पे तो ए आर्टिकल लगा हुआ है, यानी जो आपका सुनने वाला है, जो आपका जो इस बात को सुन रहा है, उसके लिए नाउन डेफिनेट है ही नहीं। और अगर डेफिनेट नहीं है तो मुझे बताओ, दैट रिलेटिव प्रोनाउन से एडजेक्टिवल क्लॉज बना सकते हो क्या। दैट रिलेटिव प्रोनाउन से एडजेक्टिवल क्लॉज उसी नाउन के लिए लिखा जा सकता है जो डेफिनेट हो, जो पर्टिकुलर हो, जो स्पेसिफिक हो। तो इसका मतलब यहाँ पर दैट से तो बनेगा नहीं, तो क्या ऑप्शन बच गया, हु। फिर से समझ लो, यहाँ विच नहीं आ सकता क्योंकि वो एनिमल्स के लिए आता है, वो तो पहले ही रेस से बाहर हो गया। या होम नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे वर्ब है, इसको सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे फिर बच गया क्या आपके पास, हु और दैट। हु और दैट में से दैट क्यों प्रेफर हुआ, क्योंकि ये आता है उस नाउन के लिए जो डेफिनेट हो, और ये नाउन डेफिनेट नहीं है। इतनी कहानी क्लियर है। अब आ जाओ इस पे, फिर से वही बात, विच नहीं आ सकता क्योंकि बॉय के लिए लिखना, वी सॉ द सेम बॉय स्टोल योर वॉलेट, हमने उसी लड़के को देखा, हमने उसी सेम लड़के को देखा जिसने तेरा पर्स मारा था। यहाँ पर विच नहीं आ सकता क्योंकि बॉय को रेफर कराना है। ठीक है, यहाँ पर हुम भी नहीं आ सकता क्योंकि स्टोल वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए। तो दो तो ये बाहर हो गए रेस से, बच गए कौन कौन से, अब एक तो हु बच गया और एक दैट बच गया। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई ऐसा एम्फोसिस डालने वाला वर्ड आ जाए, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, तो उस केस में कौन प्रेफर होगा, ये दैट आएगा, ये हु वगैरह नहीं आएंगे। जब भी एम्फोसिस करने वाले वर्ड आ जाएं, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, उस केस में हम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट को लगाते हैं। इतनी कहानी क्लियर है। अब आ जाओ इस सेंटेंस पे, वी सॉ द बॉय वॉन द रेस यस्टरडे, हमने उस लड़के को देखा जिसने रेस जीती थी कल। ठीक है, इस बॉय को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिवल क्लॉज बनाना है, एडजेक्टिवल क्लॉज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगते हैं। अब बॉय के लिए विच तो आने से रहा, इस वॉन वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, हुम आने से रहा क्योंकि हुम तो ऑब्जेक्टिव केस है। बच गए क्या, हु और दैट। ठीक, अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा लगा दें, हु लगा दें कि दैट लगा दें। सर दैट आता है द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली वाले केसेस के अंदर, है ना। तो यहाँ पे जो दैट है ये आ भी सकता और नहीं भी, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये नाउन डेफिनेट तो है सर। वी सॉ द बॉय, वो लड़का जिसने रेस जीती थी,
अब ये डेफिनेट तो है क्योंकि यहाँ पे द आर्टिकल आ रहा है, लेकिन सर इतना ज़्यादा डेफिनेट भी नहीं है कि दैट ही हो जाए पक्का। समझना, यहाँ पे इसने बीच से का करके छोड़ दिया, डेफिनेट तो कर दिया लेकिन उतना डेफिनेट नहीं करा कि दैट आ जाए। तो बेसिकली इस सिचुएशन में क्या है, देखो जब द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली आएगा तब तो सोचना ही नहीं है, दैट आएगा 100%, बिल्कुल दैट ही फिक्स हो जाएगा। अगर पहले नाउन से पहले आर्टिकल ए एन आर है यानी चीज जनरलाइज है तो दैट कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर नाउन से पहले आर्टिकल द है तब दैट आ भी सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब आप दैट भी लगा सकते हो और ये हु हुम भी लगा सकते हो। ये टिक क्रॉस ऊपर वालों के नहीं, नीचे लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे हु भी सही है और दैट भी सही है। समझना, दैट कभी नहीं आएगा जब नाउन जनरलाइज है, तो यहाँ तो हु ही बच गया। द सेम, द फ्यू के साथ तो दैट ही आएगा, तो यहाँ पे हु क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो ये जनरलाइज है कि इसके साथ हु प्रेफर हो जाए, और ना ही इतना डेफिनेट है कि यहाँ पे सिर्फ दैट ही सही हो जाए। तो इस केस में यहाँ पे दोनों सही हो जाते हैं। अगर पेपर में लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो हु लिखा हुआ तो हु सही है और दैट लिखा हुआ तो दैट सही है, दोनों ही सही होते हैं। ये दैट सही बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों के दिमाग में होता है दैट आता नॉन लिविंग के लिए। जैसे बॉय के लिए दैट देखेंगे ना तो इसको गलत कर देंगे। वी सॉ द बॉय दैट वॉन द रेस यस्टरडे, वी सॉ द बॉय दैट वॉन द रेस यस्टरडे, ये देखेंगे और इसको गलत कर देंगे। मेरे भाई ये गलत नहीं है, एकदम सही है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हु भी सही है, दैट भी सही है। सेंटेंस में लगाओ, दोनों में से कोई लगाओ, नो एरर है। लेकिन अगर मान लो आपको ऑप्शन दे दूं कि दोनों में से लगा लो भाई एक, तब कौन से को प्रेफर करोगे? तब दैट को प्रेफर करोगे, बल्कि क्योंकि ये डेफिनेट हो गया। समझ में आया? हु भी सही है, दैट भी सही है, लेकिन अगर दोनों में से प्रेफर करना पड़ जाए तो हम कौन से को प्रेफर कर लेंगे? दैट को। इतनी कहानी क्लियर है? फिर से समझ लो, अगर नाउन जनरलाइज है तो दैट कभी नहीं आएगा। अगर नाउन से पहले द सेम, द फ्यू, द लिटल, ओनली, एवरीथिंग ये सब वर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पे दैट ही आएगा। और अगर नाउन से पहले द आर्टिकल लगा दिया तो ना तो इधर के रहे और ना इधर के रहे, तब यहाँ पे बाकी रिलेटिव प्रोनाउन भी आ सकते हैं और दैट भी आ सकता है। प्रेफर करेंगे हम दैट को। कहानी क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। आई वॉन्ट अ बैग, मुझे एक बैग चाहिए जिसकी 3 पॉकेट्स हों। मुझे एक बैग चाहिए जिसकी 3 पॉकेट्स हों। ठीक है, अब समझना, पॉकेट कह लो, कंपार्टमेंट कह लो, बैग के लिए जनरली कंपार्टमेंट वर्ड का यूज होता है, मैंने पॉकेट लिख दिया इसके अंदर। ठीक, कंपार्टमेंट्स कह लो, तो मैं लिख ही देता हूँ। कंपार्टमेंट्स वो होता है ना, चैन खोलते हैं अपन, 3 वो होते हैं उसके अंदर ऐसे। एक बात याद आ गई छोटी सी। छोटा था ना स्कूल में, तो मेरा ना बेसिकली पंजाब का बर्थ है। ठीक है, तो मैं नया नया इधर स्कूल में गया, पापा मम्मी मतलब पापा मेरे को ले गए जैसे ही, मतलब 6 साल का हुआ, फर्स्ट क्लास कर ली थी मैंने। उसके बाद हमें ले आए सिरसा, क्योंकि पंजाब में स्कूल ऐसा ही था हमारा, बिल्कुल गांव, बिल्कुल ठेठ गांव ही था। पापा को किसी ने ना, एक्चुअली पापा को ना, मतलब पापा ने डिसीजन कई लाइफ में ना बहुत बढ़िया बढ़िया ज़बरदस्त डिसीजन लिए, भले ही किसी की सलाह से लिए। पापा खेती किया करते थे, ठीक है, साथ में पुलिस वाली नौकरी भी उस टाइम पे लग चुकी थी, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। टेक्निकल डिपार्टमेंट में है पापा, जैसे आपको पहले बताया ना, वायरलेस ऑपरेटर हैं वो। ठीक है, तो उनमें कोई ऊपर का माया शायद होती नहीं, और पापा की फिलोसफी भी बताई थी आपको। तो पापा साइड पे खेती करते थे, तो पापा ना एक बनिए के पास गए उधार लेने कि मेरे को ट्रैक्टर खरीदना है तो मेरे को उधार चाहिए। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, ट्रैक्टर तो ले ले विजय, एक बात बता कि बच्चों को बाद ही सारी उम्र बाद में खेती करानी, क्या कराना है? तो कहा नहीं जी, मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे और बड़ी नौकरियां लगेंगे। तो कहता फिर ट्रैक्टर मत ले, फिर तो एक काम कर, अपने बच्चों को सिरसा ले जा, पैसे तू ले जा लेकिन अपने बच्चों को सिरसा ले जा। पापा ने ट्रैक्टर ही लिया। ठीक है, पापा ने लिया तो ट्रैक्टर ही, लेकिन ये पापा के बात में दिमाग में बात घर कर गई थी। फिर ट्रैक्टर लेने के बाद 2 साल पैसा जोड़ने के बाद, ये मतलब जब मैं 4 साल का रहूँगा जब की बात है, पापा में सिरसा ले आए, डीएवी स्कूल में डाल दिया। अच्छा बढ़िया स्कूल था, सिरसा शहर के अकॉर्डिंग अच्छा स्कूल था। तो वहाँ पे मैं गया ना, तो गाँव वाम से जब मतलब बिल्कुल गाँव से बच्चा आता है, तो शहर के बच्चे ना उसके मज़े लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं अपना किसी से क्यों बोलना है। तो एक लड़का था सुमित नाम का, भाई साहब जो उसने मेरा शोषण किया है मैं बता नहीं सकता तुम्हें। हुआ क्या था, मेरे को प्यास लगी, तो उसके बाद बोतल थी, मैं कह ले बोतल दे दे। वो टफ बॉय की बोतल आती है ना पानी वाली, उसके ऊपर वो ढक्कन होता है, वो चैन सी लगी होती है जिसके साथ, वो चैन सी लगी हुई भाई, पता नहीं यार वो पहले टूटी हुई थी कि क्या टूटी हुई थी। मैं वो पीने लगा पानी, और वो ढक्कन, वो चैन अलग होगी, उसने बस वो अड़ा रखी होगी, मैंने कोई खींची खांची तो थी नहीं भाई। हाय तूने मेरी बोतल तोड़ दी, प्रिंसिपल को तेरी शिकायत लगा देंगे, तेरे को स्कूल से निकाल देंगे, तेरे घर वाले तेरे को पीटेंगे।
भाई जो मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ ना, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। गांव से का बच्चा यार, पंजाब का, ये शहर वालों ने भाई बहुत शोषण किया तुम्हारे भाई का। हुआ क्या भाई, फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डेली मेरी मम्मी मेरे को 1 रुपया देती थी उस टाइम पे, अपना ये अपना लंच ब्रेक के अंदर मैं रोचक आम पाचक वो सब जो बच्चे खाते हैं वो खाता था। 1 रुपया डेली लेके निकलता मैं खुशी खुशी घर से। सुमित आ जाता, प्रकट हो जाता जस्ट जस्ट रिसेस से 5 मिनट पहले। 1 रुपया दे रहा है कि मैं प्रिंसिपल के पास जाऊँ। ऐसे करके भाई कम से उसने मेरे से कम से कम जाने तो 16-17 दिन वो 1 रुपया मेरा छीन लिया। मेरे शोषण की बर्दाश्त की भाई हद हो चुकी थी। मैं देखता भाई आम पाचक खा रहा है, वो तो रोचक खा रहा है, मतलब बीच में कभी बार तरस आ गया तो एक गोली मेरे को दे देता उसमें से। तो मैं क्या भाई, अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। तो फिर मैंने आके घर पे मम्मी को बता दिया। मैं कहा मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मम्मी करी मैं चलती हूँ कल तेरे साथ स्कूल में, मैं देख लूँगी उसको, ये वो। भाई मम्मी की सपोर्ट मिल गई। अब मेरे को मम्मी का खौफ रहता, बस मम्मी छांगती थी हमारे को सबसे ज़्यादा, तो मम्मी की सपोर्ट मिल गई। अब मैं क्या, अब क्या चाहिए। मैं अगले दिन स्कूल में गया, फिर वही कारनामा। रिसेस से जस्ट 5 मिनट पहले वो आया, कहता प्रिंसिपल को बता दूं क्या कि दे रहा है 1 रुपया। मैं कहा चल साथ चल, अपन दोनों ही बता जाते हैं, आ जा। कहता भाई यार तू तो गुस्से में आ रहा है। मैंने कहा और गुस्से में ना हूँ, रोज 1 रुपया छीन रहा है मेरा, इतने रुपए की तेरी बोतल ली है जितने रुपये तू मेरे ले चुका है। तो फिर भाई उसको लग गया, तो लड़का सीख गया। फिर कहता चल कोई बात नहीं, आ जा आप दोनों भाई खा के आएंगे। मैं कहा बड़े यार, ये तो शहर वाले बड़े चंट वाला होते हैं। तो ये बैग से मेरे को ध्यान है, छोटा उसका बैग से लेके आता था वो, उसके अंदर बोतल लेके आता था। ठीक है, चलो आ जाओ। टाइम खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा, कहीं तुम ज़्यादा सुनना पड़ेगा। जब मेरे जी में आएगी मैं तो ऐसे ही बताऊँगा, सुनना हो तो सुन लो, नहीं सुनना हो तो अपनी ऐस्तेजी कराओ। ठीक, आ जाओ। आई वॉन्ट अ बैग हैज़ 3 कंपार्टमेंट्स। अब समझना, इस बैग के लिए अपने को रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है। अगर बैग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है, एक थिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है, तो हु हुम तो आने से रहा, हु हुम तो रही से ही बाहर हो गए। अब बच गया क्या, विच और दैट। लिख दूँ यहाँ पे विच और दैट। ठीक है, अब मुझे पता है कि इस नाउन के लिए लगाना है ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो लगाओगे ना ये रिलेटिव प्रोनाउन। और ये नाउन कैसा है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट है, जनरलाइज है। अगर ये जनरलाइज है तो कभी इसके लिए दैट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्या लगाना पड़ेगा, विच। इस सेंटेंस पे आ जाओ। आई वॉन्ट द सेम बैग आई सॉ एट द ट्रेड फेयर। मुझे बिल्कुल वही बैग चाहिए जो मैंने ट्रेड फेयर में देखा था। अब समझना, बैग है, हु हुम तो रेस से बाहर, बच गया क्या, विच और आपका दैट। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आ गया, द सेम आ गया। द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, अगर किसी नाउन पे एम्फोसिस डालने वाले वर्ड लगे हों तब हमेशा दैट आएगा, और किसी का स्कोप ही नहीं, विच बाहर। अब आई वॉन्ट द बैग मेड ऑफ लेदर। मुझे एक बैग चाहिए जो लेदर का बनाओ, मुझे एक बैग चाहिए जो चमड़े का बनाओ। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, विच, और यहाँ पे क्या लिख दिया, दैट। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या लगाएं। देखो अगर द सेम, द फ्यू, द लिटल आता तो हमारी कंफ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो जाती। हम यहाँ पे फटाक से कहते हैं सर दैट आएगा। अगर यहाँ पे ए आर्टिकल लगा होता तो भी कंफ्यूजन दूर हो जाती, हम फटाक से कहते विच आएगा। अब इसने ना इधर का रखा ना इधर रखा, बीच में रख के छोड़ दिया। तो अब समझना, अगर यहाँ पे द लगा दिया तो डेफिनेट तो हो गया, लेकिन इतना एम्फोसिस भी नहीं आया कि 100% दैट ही लग जाए, और इतना कम एम्फोसिस भी नहीं रहा, यानी डेफिनेट कर चुके हो तो ये भी नहीं कि 100% विच ही आएगा, दैट कभी नहीं आएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। प्रेफर किसको कर लेंगे, दैट को। अगर खुद लगाना पड़ जाए तो दैट, वरना जो सेंटेंस में लगा हो वो सही है। सेंटेंस में अगर विच लगा हुआ आ जाए तो भी सही, दैट लगा हुआ आ जाए तो भी सही। ठीक है, सेंटेंस में अगर एरर निकालने की बात करें तो नो एरर है। अगर दोनों में से आपसे छांटने को कह दे, भाई ये दोनों ही ऑप्शन में है, छांटो कौन सा लगाओगे, तब कौन सा लगा लिया करो, तब दैट लगा लिया करो। आ गया समझ में। अब हो गई बातें क्लियर। हु होम ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं, और दैट भी ह्यूमन बीइंग के लिए आ सकता है। कब कौन सा प्रेफर होगा, अगर उस ह्यूमन बीइंग से पहले द सेम, द फ्यू, द लिटल लगा फिर तो दैट ही आएगा। अगर उस ह्यूमन बीइंग से पहले ए एन आर्टिकल लगे तो फिर हु या हुम में से एक होगा, डिपेंडिंग अपॉन आगे आपको सब्जेक्ट चाहिए कि ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर उससे पहले द आर्टिकल लगा हुआ फिर हु हुम भी सही है और दैट भी सही है, प्रेफर करेंगे दैट को। अगर थिंग के लिए लगाना होगा तब हु हुम तो आने से रहे, इसमें विच और दैट ऑप्शन में अपने पास। अगर इससे पहले ए एन आर्टिकल है तो विच आएगा, इससे पहले द सेम, द फ्यू, द लिटल है तो फिर दैट आएगा। अगर द आर्टिकल लगा हुआ है तो विच भी सही है और दैट भी सही है। तो ऐसे आप प्रेफर करेंगे, ऐसे आपके पास ऑप्शन होंगे, मतलब उनमें से आप छांट लेंगे कि कब कौन से को प्रेफर अपने को करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाली हु होम विच दैट कब कौन सा लगाना है, ये वाली कन्फ्यूजन होगी दूर। अब अपन थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर रिलेटिव प्रोनाउन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
इसको नोट कर लो बढ़िया से, फिर मिलता हूँ अगले कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ जो भाई अपने प्रोनाउन चैप्टर को आगे बढ़ा लेते हैं। इन सेंटेंसेस के अंदर क्या पढ़ाना है वो भी नहीं बताऊंगा। पहले तुम इन सारे के सारे सेंटेंसेस को ब्रेक करोगे। ठीक, कौन ब्रेक करेगा? तुम। ठीक है, जैसे मैं रात रात को जग रहा हूँ ना अपने स्वार्थ के लिए, तुम पे कोई ऐसा नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, ऐसे तुम भी स्वार्थी बनो। मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, मैं अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा हूँ, तुम अपने स्वार्थ के लिए काम कर लो। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वार्थ है कि नहीं तुम्हारा इसके पीछे? चौंकिया थोड़ी कर रहे हो। अगर स्वार्थ है तो स्वार्थी बनो। मैं ही कह रहा हूँ, खूब अपने लिए पूरे स्वार्थी हो जाओ, फुल सेल्फिश हो जाओ। ठीक है, तो अगर नौकरी चाहिए तो एक फिर काम करना पड़ेगा, स्वार्थी बनो। मेरे पे एहसान मत करो, अपने पे एहसान करो। इनको ब्रेक करेंगे। बोर्ड से हट रहा हूँ, ब्रेक करो, वापसी मिलता हूँ, फिर सारे ब्रेक करेंगे और फिर बताऊँगा क्या पढ़ाना है इसमें। ठीक है, ब्रेक करो इनको फटाफट। आ जाओ, कर लें अब इसको ब्रेक। आर्यन सब्जेक्ट है, हेड क्या हो गया? बेसिकली मेन वर्ब हो गया। हैज़ हैव हैड अंग्रेजी में दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। यदि इसके बाद कोई और मेन वर्ब आती, आर्यंस हैड कंप्लीटेड, आर्यंस हैड अटैक्ड, आगे कोई मेन वर्ब आती तो हेल्पिंग वर्ब कह देता, नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या? मेन वर्ब है। तो हॉर्सेस क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। आर्मी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसकी आर्मी? देयर आर्मी। जो एक नाउन पे पोजेशन बना दे वो क्या कहलाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, दैट क्या हो गया? आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। वॉज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। मेन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। रीजन क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। विक्ट्री क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देयर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है। पीपल क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन का नाम है, मैं इसको तोड़ नहीं रहा। हड़प्पन और सिविलाइजेशन को अलग अलग, हड़प्पन सिविलाइजेशन इकट्ठा ही रख रहा हूँ। पीपल ऑफ हड़प्पा भी लिख सकते थे, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस काफ़ी बड़ा हो गया। देखो समझना, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर जो आप सेंटेंस कराते हो ना उनकी लेंथ कम होती है, पेपर में तो बहुत लंबे लंबे सेंटेंस आते हैं। बात तुम्हारी एकदम सही है मेरे भाई, लेकिन एक चीज़ समझना, मुझे पढ़ाने हैं कॉन्सेप्ट्स। अगर मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं और मैं सेंटेंस इतना बड़ा लिख दूंगा तो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कैसे? समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी पढ़ाया जा रहा है तो मैं कॉन्सेप्ट, चाहे सेंटेंस 2 लाइन का हो, अभी ये मैंने 1 लाइन से 2 लाइन का कर दिया, इसमें आगे एक और कंजंक्शन जोड़ के 1 लाइन का और लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा यार। एरर आते हैं कॉन्सेप्ट पे। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हो, उनकी प्रैक्टिस कर रखी हो, तो फिर सेंटेंस की लेंथ चाहे आप 4 पेज की क्या 5 पेज की कर दो, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? सबसे पहले क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझने हैं। प्रोनाउन चैप्टर चल रहा है अभी, प्रोनाउन तो क्या चल रहा है? अंग्रेजी चल रही है अभी तक तो, ठीक है, बेसिक ही चल रहा है सारा। बच्चे कई बार ना यार मेरे को बोलते हैं कि सर आप प्रोनाउन चैप्टर तो बड़ा लंबा खींच के शिद्दत से पढ़ाते हो, बाद में आप बड़ी रेल बांध देते हो। बात एकदम सही है, लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि प्रोनाउन चैप्टर नहीं है। इसमें मैंने कहीं प्रोनाउन का नाम लिया भाई? ये क्यों किया है सारा का सारा? प्रोनाउन का तो इसके अंदर 1 सेकंड का काम है। 1 सेकंड का काम क्या है? ये दैट कट के बीच आएगा, 1 सेकंड में बता दूंगा वो बात में। ये सारी की सारी चल रही है इंग्लिश का बेसिक। ठीक है, मेरी फीस अगर टोटल फीस इतनी है तो उसका 70% बेसिकली मैं इसी को मानता हूँ, इंग्लिश का बेसिक। जिस दिन प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो जाए तो समझ जाना अमन सर ने आपको 70% कोर्स डिलीवर कर दिया। यही पढ़ाने के पैसे लेता हूँ मैं, बच्चे को एक्सरे करना आ जाए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, ये टाइप का एडजेक्टिव है, यहाँ लगेगा यहाँ लगेगा, इसी को सिखाता हूँ मैं बेसिकली। समझ में आया? ऐसा नहीं बाकी कोर्स नहीं कराता हूँ, लेकिन वो समझ में उसी को आता है जिसने पहले ध्यान से सुन रखा होता है। ठीक है, आ जाओ। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आर्यंस हैड हॉर्सेस इन देयर आर्मी, दैट वाज द मेन रीजन फॉर देयर विक्ट्री ओवर द पीपल ऑफ हड़प्पा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर खत्म होता है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कोई भी है, वो चैप्टर खत्म होगा, ठीक, उस चैप्टर की एक शीट लगा देंगे। मैं भी आपको एक शीट दे रहा हूँ, वो शीट आप लगा लेंगे। प्लस में आपको एक आधी किताब से और करना चाहें तो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है। वैसे तो शीट के अंदर सारे के सारे रूल्स कवर हो जाएंगे, फिर भी आप किसी और शीट से, किसी और बुक से प्रैक्टिस करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। हर चैप्टर की ऐसे प्रैक्टिस होगी। जब पूरा कोर्स खत्म हो गया तो फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर से मिसलेनियस अपन ने लगा दिए, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है उनके अपन ने एरर्स लगा दिए। इतना करने के बाद क्या होगा?
आपके पास वो पकड़ बन जाएगी, आपको देखते ही पता लगने लग जाएगा। समझ में आया? तो बैंक के अंदर जैसे बड़े बड़े एरर आते हैं ना, कॉन्सेप्ट यही होता है यार, बस सेंटेंस की लेंथ बढ़ा रखी होती है। कॉन्सेप्ट पकड़ते जाओ, समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, सब एरर सेम कैटेगरी के लगने लगेंगे। ठीक है, आ जाओ। Aryans had horses in their army. That was the main reason for their victory over the people of Harappan civilization. पूरा ब्रेक हो गया, नेक्स्ट को कर लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है? आर्यंस के पास घोड़े थे उनकी आर्मी में, आर्यंस के पास घोड़े थे उनकी आर्मी में, वो यही मेन रीजन था किस चीज़ का, उनकी जीत का, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के ऊपर। ठीक है, अब ये हड़प्पा संस्कृति थी, जानते हो ना, ये हड़प्पा संस्कृति खत्म हो गई। अब इसके विनाश का कारण अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग देते हैं। ठीक है, कोई कहता बाढ़ आ गई थी, कोई कहता भूखमरी बीमारी फैल गई थी, एक आर्यंस का आना भी दूसरे देशों से आर्यन आए, यूरोप से आए या अंटार्कटिका कहाँ से भी इनका मानते हैं ओरिजिन, तो वहाँ से ही आए और इन्होंने इन लोगों पर अटैक कर दिया, जिसके कारण ये लोग मर गए। ठीक है, ये भी थ्योरी है एक। तो वो जो इस थ्योरी को मानता है, मान लो उसने एक सेंटेंस लिखा है कि आर्यंस के पास घोड़े थे उनकी आर्मी में, और ये मेन रीजन था उनकी विक्ट्री का, किन पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के ऊपर उनकी विक्ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ऑलवेज क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कौन सा? फ्रीक्वेंसी वाला। ब्लेम्स क्या है? मेन वर्ब है। अदर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। ऑफ क्या है? प्रिपोजिशन है। फेलियर्स क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। हिज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इज क्या है? मेन वर्ब है, सॉरी इज हेल्पिंग वर्ब है, लाइक्ड मेन वर्ब बनेगा। इज हेल्पिंग वर्ब है। ये नॉट क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया। लाइक्ड क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। पैसिव में है, पसंद नहीं किया जाता। इज नॉट लाइक्ड, बाय प्रिपोजिशन है। पसंद ना करने वाले कौन है? ये डूअर है। ये बाय प्लस में डूअर किसकी पहचान होता है? पैसिव की। ये क्या हो गया? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। रोहन ऑलवेज ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज फेलियर्स। रोहन हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है अपने फेलियर्स के लिए। रोहन हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है अपनी असफलताओं के लिए। दैट इज नॉट लाइक्ड बाय हिज फ्रेंड्स। वो पसंद नहीं किया जाता, ये बात पसंद नहीं करी जाती इसके दोस्तों के द्वारा। ये सेंटेंस का मीनिंग है। नेक्स्ट, अमन सर सब्जेक्ट, ब्रेक्स वर्ब, इनको नीचे लिख लेते हैं अपन। ठीक है, चलो जब तक ऊपर जगह ऊपर लिख लेते हैं। ब्रेक्स वर्ब, ब्रेक्स व्हाट? सेंटेंस। सेंटेंस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ईच हो गया इसको क्वालिफाई करने वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच इधर नीदर प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। अगर ये नाउन को क्वालिफाई करें तो एडजेक्टिव, अगर इनके साथ कोई नाउन ना आए, खुद ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहे हो तो प्रोनाउन। यहाँ पे ईच क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। इनटू क्या हो गया आपका? इनटू हो गया प्रिपोजिशन। पार्ट्स क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। ऑफ क्या हो गया? प्रिपोजिशन। स्पीच क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट। ये विच क्या हो गया? रिलेटिव, सॉरी दैट क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। इज क्या हो गया? मेन वर्ब। रीजन क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वाई क्या हो गया? अगली कंजंक्शन। जॉइंट क्या हो गया? अरे कुछ छोड़ दिएगा, दैट इज वाई आई आएगा, आई जॉइंट। ठीक है, सॉरी भाई लिखना छूट गया। ठीक है, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कई बार क्या होता है ना, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, तो वो जब लिखने लगते हैं ना तो उनका दिमाग उनके हाथ की स्पीड से ज़्यादा तेज चल रहा होता है, इसलिए वो कुछ कुछ लिखना ना ऐसे छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए छूट गया होगा। तो ये आई क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। जॉइंट क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ये कोर्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑनलाइन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हिज क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स और हिज कोर्स, ये दोनों कोर्स के ऊपर एडजेक्टिव बन रहे हैं। तो सारे सेंटेंसेस ब्रेक हो गए। एक बार फिर से बोर्ड से साइड हट जाता हूँ, फिर से एक बार अच्छे से देख लो। ठीक, क्या क्या मैंने ब्रेक कर दिया। चलो जी आ जाओ। अब समझना, ब्रेक तो सब कुछ हो गया, अब अपने को समझना है इसमें एरर क्या है। मुझे बस एक चीज़ बता दो कि ये वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, हाँ कि ना? वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसका मतलब इसमें जो इसका सब्जेक्ट है उसके बारे में ये सारी बात लिख रखी है। लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में सारी बात लिखी जाए। आगे बात क्या लिखी है? मेन कारण था उनकी जीत का उन लोगों के ऊपर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में रहते थे। मेन कारण था उनकी जीत का, मेन कारण था उनकी जीत का किनके ऊपर? उन लोगों के ऊपर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में रहते थे। और इसका सब्जेक्ट कौन है? दैट। ये दैट जो है इसका मतलब क्या है? ये मेन कारण है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं, जानते हैं अपन ये बात।
अमन इज अ टीचर, टीचर और अमन एक ही है। यानी ये जो मेन कारण है उनकी जीत का वो ये दैट ही है, हाँ के ना। अब ये दैट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑब्वियसली दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसी ना किसी नाउन को रेफर करेगा। ये जिस नाउन को रेफर करेगा ना वही मेन कारण होगा, अरे हाँ के ना। ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ये सारी बात इसी के लिए लिखी गई है, इसी सब्जेक्ट के लिए। और ये सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, अगर ये प्रोनाउन है तो किसी ना किसी नाउन को रेफर करेगा। ये जिस नाउन को रेफर करेगा ना वही क्या है, वही जीत का मेन कारण है। अब मुझे बता दो जीत का मेन कारण क्या है। आर्मी, आर्मी है क्या है? आर्मी तो हड़प्पा वालों के पास भी थी। देयर इन, घोड़े होंगे ना, घोड़े, घोड़े होंगे मेन कारण है ना, कि आर्यन से मेन कारण। मुझे बस इतना बता दो, मैंने सेंटेंस लिखा है कि यह मेन कारण था उनकी जीत का उन लोगों के ऊपर जो हड़प्पा संस्कृति में रहते थे। मुझे बस इतना बता दो वो मेन कारण है क्या, क्या है वो मेन कारण? वो मेन कारण है ये पूरी बात। आर्यंस की आर्मी में घोड़े थे, आर्यंस की आर्मी में घोड़े थे। आर्यंस के पास घोड़े होने से क्या हो जाएगा भाई, हो सकता है वो घोड़े चराने वाले घोड़े हों। आर्यंस की आर्मी में घोड़े थे, समझ में आया ये पूरी बात। आर्यंस के पास घोड़े थे उनकी आर्मी में, ये जो बात है ना ये थी मेन कारण। यानी ये पूरा का पूरा क्लॉज, यानी ये पूरा का पूरा क्लॉज के लिए ही ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा है। पूरे के पूरे क्लॉज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगा के नहीं लगा, समझ में आई इतनी बात। तो अगर पूरे के पूरे क्लॉज के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगता है? विच लगता है। विच का एक्सक्लूसिव यूज पढ़ाना था मुझे तुम्हें, समझना। हु हम ह्यूमन बीइंग के लिए लगते हैं, विच एनिमल और थिंग के लिए लगता है, दैट कब लगता है वो अपन पढ़ चुके हैं पहले। एक विच का ना एक एक्सक्लूसिव यूज है, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन का एक ऐसा यूज है जहां और कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, ना हु आएगा, ना हुम आएगा, ना दैट आएगा, ना व्हाट आएगा। एक स्पेसिफिक यूज है विच रिलेटिव प्रोनाउन का, वो क्या है? अगर एक पूरे के पूरे क्लॉज को रेफर कराने के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखना हो, अगर एक पूरे के पूरे क्लॉज को रेफर कराने के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखना हो तो वो कौन लगता है? वो दैट लगता है, सॉरी विच लगता है। समझ में आया? एक चीज छोटी सी समझना, एक वर्ड होता है एंटीसीडेंट, कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं क्या? एंटीसीडेंट, ठीक। एंटीसीडेंट कुछ नहीं है, हैवी वर्ड है, समझना। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम करना, साथ के साथ एक प्रोनाउन को रेफर करना, एक नाउन या प्रोनाउन को रेफर करना जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से एडजेक्टिवल क्लॉज लगा है। वो जो नाउन या प्रोनाउन होता है ना जिसकी जगह पर एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जिसे रेफर करने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वही उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। ठीक है, इसको आपको लिखना है। क्या लिखना है? एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट वह नाउन या प्रोनाउन या क्लॉज होता है। फिर से बोल रहा हूं, देखो बाद में मैं लिखवा भी सकता हूं लेकिन लिख लोगे, इंटेलिजेंट बच्चे हो, सुनना जरा। एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट इज अ नाउन, अ प्रोनाउन और अ क्लॉज। एंटीसीडेंट क्या है? एक नाउन है, एक प्रोनाउन है या फिर एक क्लॉज है। विच इज रेफर्ड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको रेफर करने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाता है, वह नाउन, प्रोनाउन या फिर क्लॉज इसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। एंटीसीडेंट कुछ भी नहीं है, जिसकी जगह एक रिलेटिव प्रोनाउन आया वही उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। अगर वो एक नाउन की जगह पे आया तो वो नाउन एंटीसीडेंट बन जाएगा, अगर वो एक प्रोनाउन की जगह पे आया तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट बन जाएगा। अगर इस पूरे के पूरे क्लॉज की जगह पे रिलेटिव प्रोनाउन आया तो ही क्लॉज इसका एंटीसीडेंट बन जाएगा। एंटीसीडेंट की डेफिनेशन लिखनी है। एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट इज अ नाउन, अ प्रोनाउन और अ क्लॉज दैट इज बीइंग रेफर्ड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन। जिसे रेफर करने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाता है, वही शब्द एक नाउन, प्रोनाउन या क्लॉज उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। ठीक है। अब विच का एक्सक्लूसिव यूज क्या है? एक ऐसा यूज जहां और कुछ नहीं आता। जैसे दैट का एक्सक्लूसिव यूज क्या है? द, सेम, द, फ्यू, द, लिटिल, वो वाला, वहां पे सिर्फ दैट आता है। ऐसे विच का भी एक एक्सक्लूसिव यूज है जहां सिर्फ विच ही आ सकता है, और वो जगह क्या है? अगर अगर एंटीसीडेंट यानी जिसे रेफर करवाना है वो एक क्लॉज हो, अगर एंटीसीडेंट यानी जिस चीज को रेफर कराने के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाना चाह रहे हो वो एक क्लॉज हो, तो फिर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा? फिर लगेगा विच। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? यदि एक रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट एक क्लॉज हो तो फिर आपको क्या लगाना है? विच। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि क्लॉज आ गया यहाँ पे एंटीसीडेंट के रूप में? पढ़ के देखना मेरे भाई। मुझे कैसे पता चला? मैंने भी तो पढ़ के ही पता लगाया। कैसे देखते हैं, समझना।
ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो बात लिखी होगी, रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं, एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो आपने बात लिख रखी होगी वो सारी की सारी किसके लिए लिखी जाएगी, इससे पहले जो चीज़ आ रही है उसी को डिफाइन करने के लिए लिखी जाएगी। अब आगे की बात पढ़ लो, उससे मुझे पता चल जाएगा वो बात किसके लिए लिखी है। अगर वो किसी सिंगल वर्ड के लिए लिखी है तो पता चल जाएगा, अगर वो पूरे क्लॉज के लिए लिखी है तो पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यह मेन कारण था। यह मेन कारण था, किस चीज़ का मेन कारण था, यह मेन कारण था उनकी जीत का उन लोगों के ऊपर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहते थे। अब समझना मेन कारण था क्या, आर्यंस थे मेन कारण, हॉर्सेस थे मेन कारण, आर्मी थी मेन कारण, नहीं भाई। आर्यन के पास हॉर्सेस थे, आर्यंस के पास हॉर्सेस थे उनकी आर्मी में, ये पूरी बात थी मेन कारण। अगर ये पूरे के पूरे क्लॉज को रेफर करने के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन बनेगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा विच। ये विच का एक ऐसा यूज है जहाँ पे और कुछ नहीं आ सकता। अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट एक क्लॉज हो, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट एक क्लॉज हो तो उस केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है वो कौन होता है जी, विच। कहानी आ गई समझ में। चलो जी आ जाओ नेक्स्ट। रोहन जो है वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है अपनी गलतियों के लिए। रोहन जो है वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है अपनी गलतियों के लिए। ये बात पसंद नहीं उसके दोस्तों को। क्या पसंद नहीं उसके दोस्तों को, दैट इज नॉट लाइक्ड बाय हिज फ्रेंड्स, इज नॉट लाइक्ड बाय हिज फ्रेंड्स। इस बात का सब्जेक्ट कौन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, दैट। ये पसंद नहीं है उसके दोस्तों को, क्या पसंद नहीं है, ये दैट। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जिस चीज़ को रेफर करेगा वही बात पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है उसके दोस्तों को, फेलियर्स, असफलताएं पसंद नहीं है उसके दोस्तों को। हाँ भाई सही बात है, असफलताएं पसंद नहीं होंगी उसके दोस्तों को। हिज पसंद नहीं है क्या, अदर्स पसंद नहीं है, और लोग पसंद नहीं है कि रोहन पसंद नहीं है। रोहन तो इनका पक्का यार है, उनको बस एक बात पसंद नहीं है रोहन की, और वो बात क्या है कि रोहन अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को ब्लेम करता है। समझ में आया, ये पूरी की पूरी बात। क्या पसंद नहीं है उनको, उनको पसंद नहीं है रोहन अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को ब्लेम करता है। समझ में आया। तो जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन रेफर किसको कर रहा है। अगर आपको लगे कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसे रेफर कर रहा है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो एक क्लॉज हो, रिलेटिव प्रोनाउन जिसे रेफर कर रहा है वही उसका एंटीसीडेंट होता है। ये पूरा का पूरा क्या है, एंटीसीडेंट ही तो है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट एक क्लॉज हो तो उस केस में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन आएगा विच। तो यहाँ पे अपन काट के क्या लिख देंगे इसको, विच। जैसे क्या पढ़ाया था, द, सेम, द, फ्यू, द, लिटिल, द ओनली के केस में सिर्फ एक रिलेटिव प्रोनाउन जो आ सकता है, क्या नाम है उसका, दैट। ऐसे ही इस केस में कौन आ सकता है, केवल और केवल विच। समझ में आया। यदि एक रिलेटिव प्रोनाउन जिसको रेफर करने के लिए लिखा गया है, वो जो चीज़ है जिसे रेफर करना है वो एक पूरा का पूरा क्लॉज हो, तो उस केस में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगा देना है, विच। नेक्स्ट पे आ जाओ। अमन सर ब्रेक करते हैं हर सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में। दैट इज़ द मेन रीज़न। ये मेन रीज़न है, किस चीज़ का मेन रीज़न है, कि मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया। ये मेन रीज़न है कि मैंने उनका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स क्यों ज्वाइन किया भाई, स्पीच की वजह से। स्पीच पसंद है क्या तुम्हें मेरी, पार्ट्स पसंद है कि सेंटेंस पसंद है कि ब्रेक्स पसंद है कि मैं ही पसंद हूँ तुम्हें, ठीक है। तो मैं तो वैसे कम ही बच्चों को पसंद आता हूँ। अभी जैसे डाउट वाउट भी भेजते हैं कई बार, लगता तो मैं थोड़ा सा ना रूडली मतलब ऐसे बोल देता हूँ, थोड़ा सा टोन मेरी भाई ऐसी है। वैसे सच बताऊँ दिल से, बिल्कुल अपनी फैमिली मानता हूँ यार मैं तुम्हें, सच बता रहा हूँ बिल्कुल। जिसको बोलते हैं ना, मैं क्लास में तो कई बार कह भी देता हूँ, रखना मैं तुम्हें पता कैसे चाहता हूँ, मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ बिल्कुल अपनी सगी बीवी की तरह। ठीक, मतलब बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से। लेकिन चक्कर क्या है ना, तुम प्यार से रहने लायक हो नहीं, तुम अपने आप पढ़ते लिखते हो नहीं, तो तुम्हें थोड़ा सा ना डांट फटकार के रखना पड़ता है। और तुम्हें थोड़ा सा सिर पे चढ़ा दो, तुम कति सिर पे चढ़ के तांडव करने लग जाते हो। अब जैसे वो ऑनलाइन ऐप की बात है। अब एक बालक है, ये रोज़ क्या है, ये रोज़ एक नई ऐप देखता है। सर फलानी ऐप देखी मैंने, उसमें तो ये फीचर भी है, वो वाली ऐप देखी उसमें तो ये फीचर भी है। अबे तो फीचर ही देखता रहेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है कि तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बीटेक लग के क्या हो गया तेरा, बीटेक करके बन जाता। पंखे तक तो तेरे से ठीक नहीं होते, है ना। अरे तू अब भाई 50 ऐप के फीचर यहाँ कहाँ से आ जाएंगे, तो अपना कोर्स पे ध्यान दे। कुछ बच्चे कहते हैं सर व्यूज़ बढ़ा दो, व्यूज़ तो अनलिमिटेड हो गए का, वैलिडिटी बढ़ा दो। कितना टाइम, कितने वेले हो गए, कितनी बार देखोगे एक वीडियो को। बढ़िया बढ़िया साफ साफ नोट्स बनाओ, 2 दिन में सारे नोट्स रिवाइज करे जा सकते हैं। मेरी तरफ से देखो व्यूज़ अनलिमिटेड ही रहेंगे,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए अगर यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी तो मैंने कर दी है। अब बच्चों कह रहे हैं सर वैलिडिटी कर दो इसकी, 2 साल कर दो, 3 साल कर दो। एक तो बिहार से फ़ोन आया, सर पूरी ज़िंदगी हमारे पास रहेगा क्या? भाई तुम्हारे पास नहीं रहेगा पूरी ज़िंदगी, तुम्हारे पास रह सकता है पूरी ज़िंदगी। भेजा यूज़ करके कैसे? नोट्स बना लो साफ साफ, हर बात को डिटेल में लिख लो। तो जैसे ही वो नोट्स को देखोगे 2 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज होगा। अपना टाइम टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है यार, सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है क्या? अभी क्या ना, ताज़ा ताज़ा 5,000 दिए तो ऐसा लग रहा है कि बार बार देखूँ इसको, कोर्स के पैसे वसूल होंगे। भाई अपने टाइम की वैल्यू को समझ। मेरी तरफ से अनलिमिटेड है, 50 बार देख, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अपने टाइम की वैल्यू तो तुम समझोगे ना। एक बार देखो उसको, नोट्स बनाओ, नोट्स रिवाइज करो, काम खत्म। जो नहीं समझ में आ रहा बस उसको बैक करके फटाक से उसको देख लो। बार 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 वीडियो देखने में कितना टाइम खराब होता है यार, समझना। इसलिए भाई वाली सलाह है कि अपना नोट्स बनाओ साफ साफ अच्छे से और उनको देखते रहो, ठीक है। नोट्स से रिवाइज करने में पूरा सिलेबस 2 से 3 दिन लगेंगे। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद अगर मान लो नोट्स अच्छे साफ साफ बना रखे हैं, 2 से 3 दिन में पूरे नोट्स रिवाइज कर सकते हो, टिका के बैठ जाओ तो। 7-8 घंटे हर रोज के लगाओ, 3 दिन में पूरे नोट्स रिवाइज। वीडियो से देख लो कितने दिन में रिवाइज कर लोगे, कम से कम 2 महीने लगा दोगे। तो समझो, अपने टाइम की वैल्यू को समझो। सिर्फ इंग्लिश में महारत हासिल नहीं करनी है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। तो टाइम को सेव करो, उसको यूटिलाइज करो। अमन सर जो है वो ब्रेक करते हैं हर सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये मेन रीज़न था किस चीज़ का, मैंने उनका ऑनलाइन कोर्स लिया, ठीक है। तो मेन रीज़न क्या है, ये पूरी की पूरी बात कि अमन सर हर सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। ये मेन कारण था कि मैंने उनका ऑनलाइन कोर्स लिया है। तो बेसिकली फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा? अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, अगर रिलेटिव प्रोनाउन जिसको रेफर कर रहा है वो एक क्लॉज हो, तो उसके इसमें क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन विच आ जाता है। तो ये था विच रिलेटिव प्रोनाउन का एक्सक्लूसिव यूज़। समझना, विच एनिमल्स के लिए आता है, विच थिंग्स के लिए आता है, ये तो सबको ही पता है, तो एरर उस पर नहीं आएगा। विच के कुछ और यूजेज हैं, जैसे ये वाला यूज़ है कि अगर एक पूरे के पूरे क्लॉज को रेफर कराना हो तो केवल एक रिलेटिव प्रोनाउन जो आ सकता है, क्या नाम है उसका? विच। समझ में आया? अलग अलग देखो, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो जानने लग जाओगे। हु हुम से कैसा एरर आता है, हु वर्सेस हुम का चाहिएगा सब्जेक्टिव लगा रखा, ऑब्जेक्टिव इस टाइप का। दैट से कैसा एरर आएगा, वो द सेम द लिटिल द ओनली वाला। विच से कैसा एरर आएगा, पूरे क्लॉज बना रखा होगा एंटीसीडेंट, पूरा का पूरा मतलब एंटीसीडेंट एक क्लॉज बना रखा होगा, दैट लगा के दे रखा होगा, काट के विच करना होगा। तो ये चीज़ें जब अपन सारे कॉन्सेप्ट जान लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अपने को अपने आप देखते पता लग जाएंगे। इतना अपने को ब्रेक व्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? ये विच का यूज़ हो गया, अब इसको अच्छे से साफ साफ नोट कर लो, फिर मैं अगले रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आपके साथ मिलता हूँ। आ जाओ भाई, शुरू कर लेते हैं अपने नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन को, ठीक है। वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? व्हाट। देखो हर एक का अपना एक्सक्लूसिव यूज़ है, कोई ना कोई मतलब कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगता है। जैसे विच की स्पेशल जगह क्या है, जब पूरा का पूरा क्लोज एंटीसीडेंट हो तो क्या लगाते हैं? विच लगाते हैं। दैट की स्पेशल जगह क्या है? द सेम, द फ्यू, द लिटिल, इनके साथ, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक जगहें हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलेटिव प्रोनाउन ही लगता है, और ऐसे ही ये पर्टिकुलर जगह क्या है? व्हाट के लिए। और वो पर्टिकुलर जगह क्या है कि जब कोई एंटीसीडेंट ना हो, जब कोई भी एंटीसीडेंट ना हो, उस केस में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा? व्हाट। एक बार ये इजी मेथड से समझ लो, फिर व्हाट पे ना पूरी रिसर्च कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक। दैट वर्सेस व्हाट पढ़ाऊंगा इसके बाद, और पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट से इसको समझ लो कि अगर कोई एंटीसीडेंट ना हो, बेसिकली एंटीसीडेंट ना होने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को, जिस चीज़ को रेफर करना है ना, जिस चीज़ को आपको रेफर करना है वो सेंटेंस में मेंशन्ड ना हो। जिस मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, देखो प्रोनाउन तो है ही, अगर ये प्रोनाउन है तो किसी ना किसी नाउन की जगह पे आएगा। अगर वो नाउन आपको गिवन नहीं है, जिसको भी रेफर करने के लिए आपने लगाया, अगर वो नाउन आपके पास गिवन नहीं है, तो समझ जाना कि वहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, आपको व्हाट लगाना है। चलो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। पहले सेंटेंस को देखो, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। आई सब्जेक्ट हो गया, कुड हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, अंडरस्टैंड मेन वर्ब हो गया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट, क्या नहीं समझ पाया था मैं? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये टॉपिक क्या हो गया? बेसिकली ऑब्जेक्ट हो गया। अब समझना, नेक्स्ट क्लॉज में क्या है? ही टॉट यस्टरडे। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। टॉट क्या हो गया? वर्ब नंबर 2 हो गया। और यस्टरडे क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। मैं समझ नहीं पाया था वो टॉपिक जो उसने कल पढ़ाया था, मैं समझ नहीं पाया था वो टॉपिक जो उसने कल पढ़ाया था।
अब यहाँ पे आपको भरना है रिलेटिव प्रोनाउन। सोचो हु आ सकता है क्या, टॉपिक के लिए हु तो आने से रहा, हु तो इंसानों के लिए लगता, हुम भी इंसानों के लिए लगता, हु हुम तो रेस से हो गए बाहर। ठीक है, अब बच कौन से गए, अब बच गया विच, अब बच गया दैट, और अब बच गया वट। ठीक है, वट कब लगता है भाई, वट तब लगता है जब कोई एंटीसीडेंट ना हो। यहाँ तो इस टॉपिक की बात करनी है, टॉपिक ही तो पढ़ाया गया है, हाँ कि ना। बेसिकली एंटीसीडेंट क्या होता है, जिसकी जगह पर ये रिलेटिव प्रोनाउन आता है, जिसकी जगह पर ये रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ये टॉपिक की जगह पर ही आएगा। अरे हाँ कि ना, तो टॉपिक के लिए बात लिखनी है, इसका मतलब इस सेंटेंस में तो एंटीसीडेंट है, तो यहाँ पे वट नहीं आ पाएगा। हु हुम पहले बार हो गए, वट इसलिए बार आ गए क्योंकि एंटीसीडेंट मेरे पास है, जिस चीज़ को रेफर करना है वो चीज़ मेरे पास है। अब कौन से बच गए, अब मेरे पास बच गए विच और दैट। अब द आर्टिकल लगाओ जब चीज़ से पहले तो फिर क्या हो जाता है, विच और दैट दोनों सही हो जाते हैं, विच और दैट दोनों सही हो जाते हैं। प्रेफर हम किसको कर लेते हैं, दैट को। ये तो बात अपने को आती है। चलो जी, अब आओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। आई हो गया सब्जेक्ट, कुड हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन, अंडरस्टैंड हो गया मेन वर्ब। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया था। क्या नहीं समझ पाया था, ही सब्जेक्ट, टॉट वर्ब और यस्टरडे एडवर्ब, बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊपर वाला सेंटेंस था। लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है, यहां पर इस बार वो चीज नहीं लिखी हुई जिसको रेफर करना है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया था। क्या नहीं समझ पाया था, वो टॉपिक नहीं समझ पाया, वो चैप्टर नहीं समझ पाया, वो ट्रिक नहीं समझ पाया, वो मेथड नहीं समझ पाया, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया। कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द चैप्टर, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रिक। कुछ लिखा नहीं है जिसको रेफर करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लिखा जाए। तो अगर कोई एंटीसीडेंट गिवन ना हो तो फिर कौन लगेगा, सारे ही बाहर हो गए वट को छोड़कर। अगर कोई एंटीसीडेंट ना गिवन हो तो फिर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे, वट लगा दोगे। लो जी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने वट। मैं समझ नहीं पाया था, मैं समझ नहीं पाया था। क्या समझ नहीं आया था, जो उसने कल पढ़ाया था। अब जो कुछ भी पढ़ाया हो, टॉपिक पढ़ाया हो, चैप्टर पढ़ाया हो, कॉन्सेप्ट पढ़ाया हो, मेथड पढ़ाया हो, थ्योरी पढ़ाई हो, पोएम पढ़ाई हो, कुछ मर्जी पढ़ाया हो, मैं समझ नहीं पाया था जो उसने कल पढ़ाया था। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ। हर एक रिलेटिव प्रोनाउन की एक अलग से जगह है, वर्ड की अलग से वो स्पेसिफिक जगह क्या है, जब जब कोई एंटीसीडेंट ना दे रखा हो तब कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगा देते हैं, हम वट लगा देते हैं। इतनी कहानी क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता, आई डोंट नो शी सेड अबाउट योर पेरेंट्स, आई डोंट नो शी सेड अबाउट योर पेरेंट्स। अब यहाँ पे भरना है रिलेटिव प्रोनाउन। मुझे बताओ, ये तो पीछे नो वर्ब दे रखी है ना, वो एंटीसीडेंट है, वो देखो ये दोनों सेंटेंस है, देखो बिल्कुल सेम है। आई सब्जेक्ट दोनों में, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट इसमें भी एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये इसमें भी एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन एन रख रहा हूँ ब्रैकेट में। ये नो इसमें भी मेन वर्ब, ये नो इसमें भी मेन वर्ब। बस फर्क क्या है, यहाँ तो इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट। आई डोंट नो द स्टेटमेंट, मैं नहीं जानता स्टेटमेंट। आई डोंट नो द स्टेटमेंट, कैसी स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट। मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं जानता। ठीक है, मान लो किसी ने कुछ कह दिया तुम्हारे मम्मी डैडी के बारे में। अब ये बंदा है तुम्हें आके बता रहा है कि यार उसने ऐसे से बोला, एग्जैक्ट वर्ड बता मुझे क्या बोल दिया उसने मेरे घर वालों के बारे में। भाई देख, एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो पता नहीं जो उसने बोली है तेरे घर वालों के बारे में, तो एग्जैक्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे बस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आगे का क्लोज फिर से सेम है, शी सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है, अबाउट प्रिपोजिशन है, पेरेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है और योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल सेम यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक चीज समझो। यहाँ तो वो चीज लिखी हुई है जिसको रेफर कराने के लिए लिखा है, शी सैड अबाउट योर पेरेंट्स, उसने कहा था तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। क्या कहा था, ये स्टेटमेंट। मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता जो उसने कही थी तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। यहाँ तो जिसके लिए अगला क्लॉज लिखा हुआ है, यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट बनना है वो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे वो एंटीसीडेंट प्रेजेंट नहीं है। और जब एंटीसीडेंट प्रेजेंट ना हो तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है मेरे भाई, व्हाट। अगर रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ लगना उससे पहले कोई एंटीसीडेंट हो ही ना तो फिर क्या लगा देते हैं, व्हाट। यहाँ पे एंटीसीडेंट है तो अब रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, विच और दैट में से एक लगेगा। स्टेटमेंट के लिए ये तो थिंग है, कोई जिंदा चीज तो है नहीं, यानी हु होम तो आने से रहा। अब बच गए विच और दैट,
क्या लगेगा विच और दैट में से, अब द आर्टिकल लगा हुआ है तो विच और दैट में से कोई लगा लो आप, प्रेफर कर लिया करो दैट को। कहानी इतनी क्लियर है, फिर से समझ लो। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता जो उसने बोला था, जो उसने बोला था तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, उसने जो कुछ भी बोला मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता जो उसने बोला था तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। अब स्टेटमेंट बोली, गाली बोली, तारीफ बोली, कुछ भी बोला, वो भाई मुझे नहीं पता। मुझे इस वर्ड में बेसिकली क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है वो दिया हुआ ही नहीं है, यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसेंट अपने को गिवन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर मुझे नहीं पता एग्जैक्ट स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो उसने बोली है तेरे पेरेंट्स के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पे इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसेंट है, किस चीज़ को रेफर कराना है, क्या बोला उसने पेरेंट्स के बारे में, वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसेंट हो तब तो इनमें से लगेगा हु, होम, विच, दैट, वट, सॉरी वट नहीं, हु, होम, विच और दैट। अब इनमें से कौन सा प्रेफर करना है वो आप देखना जानते ही हो। इंसानों के लिए तो क्या आ जाएगा, हु, होम आ जाएगा, ठीक है। थिंग्स के लिए विच आ जाएगा, और दैट आपको पता है द, सेम, द, फ्यू उन केस में आ जाएगा। तो ये तो अपन करना जानते हैं। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसेंट गिवन ही ना हो, अगर दे ही नहीं रखा कि रेफर किसको करना है, तब कौन सा लगेगा, तब वट लगेगा। आया भाई कॉन्सेप्ट समझ में, हर एक का एक्सक्लूसिव यूज आया समझ में। एक बार इसको नोट कर लो, फिर वट पे आपकी और रिसर्च कराता हूँ, ठीक है। इसको बढ़िया से एक बार नोट कर लो। आ जाओ भाई, अब इसको आगे देख लेते हैं। देखो, वट को और डिटेल में पढ़ना है तो बेसिकली एरर आता है वट पे, वट वर्सेस दैट का। जहाँ वट लगना था वहाँ दैट लगा के दे देगा, जहाँ दैट लगना था वहाँ वट लगा के दे देगा। तो वट को और डिटेल में पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा सा दैट को और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको दैट का जो फीचर मुझे काम में लेना है, जो डिटेल काम में लेनी है, पहले वो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं वट वर्सेस दैट के एरर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कॉन्सेप्ट है बड़ा ही शानदार, ठीक। देखो, जो इजी एरर होता है वट का वो तो सीधा ही हो जाता है, अगर एंटीसीडेंट ना दे रखा हो तो सिंपली वट लगा दो। अब जो बढ़िया लेवल का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा इस चीज़ को समझने के बाद, ठीक है। आ जाओ चलो, पहले एक काम करो, तुम ना ये 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इसके अंदर सब में दैट आ रहा है। देखो यहाँ इसमें दैट आ रहा है, इसमें दैट आ रहा है, इसमें 2 बार दैट आ रहा है, यहाँ पे इसमें भी 2 बार दैट आ रहा है। एक काम करो, इन सारे सेंटेंसेस को ब्रेक करो, ठीक। अगर ये चीज़ तुमने खुद से कैच कर ली ना तो वट और दैट कह रहे तुम्हारे लिए हलवा हो जाएंगे। देखो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है जब वट दैट समझाता हूँ, कई बार तो पूरी 2-2 क्लासें लग जाती हैं। लेकिन अगर ये वाला काम तुमने खुद ने कर लिया ना, आज इसको ना मैं वट और दैट को कुछ अलग ट्रेंड से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर बैच में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ। तो आज कुछ और ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सोचा है मैंने इस पे, इस तरीके पे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर आपको पढ़ाया गया ना तो कुल 10 मिनट में समझ में आ जाएंगे वो सारे के सारे। लेकिन उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि इन सब को ब्रेक तुम अपने आप करो। एक बार इसके अंदर हर एक में ये देख लो कि ये दैट काम क्या कर रहा है। दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है ना, दैट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, और दैट सिंपल कंजंक्शन भी होती है जो ड्रॉप हुई थी, याद आ रहा है। तो इन सब बातों पर बेस्ड है ये। तो एक काम करो, इसको खुद से ब्रेक करके दिखाओ एक बार। आ जाओ भाई, अब अपन कर लेते हैं। आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक्ड वर्ब हो गया, आई लाइक्ड व्हाट, क्या पसंद आया, कार, कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये दैट क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों, इसके बाद कार नाउन लिखा हुआ है। क्वालिटी सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ऑफ प्रिपोजिशन हो गया, पेन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, बेटर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये देन क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ये दैट क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। और इस दैट का भी मतलब क्या, क्वालिटी। कर चुके ना मैं ऐसे सेंटेंसेस, इस पेन की क्वालिटी उस पेन से बेहतर है, ऐसे। तो ये दैट क्या हो गया, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, ऑफ प्रिपोजिशन हो गया। अब ये दैट 1, ये 1 का यूज भी हम पढ़ चुके हैं। 1 का मतलब क्या है, बेसिकली 1 का मतलब है क्या, यहाँ पर पेन। द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बेटर देन द क्वालिटी ऑफ दैट पेन, ये लिखना था हमें। द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बेटर देन द क्वालिटी ऑफ दैट पेन। क्वालिटी क्वालिटी 2 बार ना लिख के क्या कर दिया, दैट लिख दिया। पेन पेन 2 बार ना लिख के क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो ये 1 क्या हो गया, बेसिकली इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये दैट क्या हो गया, इसको क्वालिफाई करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात आई समझ में। अब ये अगर सब्जेक्ट बन रहा है, ये वाला दैट अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो नाउन या प्रोनाउन में से एक है।
तो बेसिकली ये वाला जो सब्जेक्ट है ये क्या बन रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो बेसिकली मैं ना आपको प्रोनाउन के सारे फीचर कराना चाह रहा हूँ दैट के, कि दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। ये जो दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये दैट वर्ड के फीचर कराना चाह रहा हूँ कि दैट क्या क्या हो सकता है। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। अब इस सेंटेंस पे आओ, शी सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है, रोहन सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, सेंट मेन वर्ब है, लेटर क्या है इसका, ऑब्जेक्ट है। ये दैट क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट लेटर, कौन सा लेटर, दैट रोमांटिक लेटर। दैट इसको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला और रोमांटिक इसकी क्वालिटी बताने वाला, ये दोनों ही लेटर के लिए एडजेक्टिव है। उसने कहा था कि रोहन ने भेजे थे वो रोमांटिक लेटर, ठीक है। शी सेड दैट रोहन हैड सेंट दैट रोमांटिक लेटर। चलो कुछ याद आया था फिर कभी बताऊंगा, ठीक। चलो बता ही देता हूँ, ये भी छोटी क्लासों की बातें हैं। हुआ क्या ना, क्लास में एक हमारे ना लड़की थी सरदारनी, 5वीं में थे वैसे, हम छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, पता नहीं था भी क्या कर रहे हैं, लेकिन फिल्में देख देख के ना हम मतलब बड़े होने की कगार पे थे। तो सरदारनी थी, तो वो सही लगती थी यार मेरे को ना। अब पता नहीं क्यों, मतलब फिल्में देखने सही लगती थी, क्या चक्कर थी, मेरे को सही लगती थी। तो मन ही मन मैं उससे प्यार करता था, किसी को बताता नहीं था लेकिन मैं प्यार करता था उससे, ठीक है। तो हुआ क्या भाई कि फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला, मेरा एक पक्का दोस्त था नवदीप सिंह, ठीक है, वो भी सरदार था। हम दोनों इकट्ठे बैठते थे, मतलब बहुत रेयर हुआ होगा कि हम इकट्ठे नहीं बैठे होंगे। उसका मेरे घर आना, मेरा उसके घर जाना, मतलब हम काफ़ी बढ़िया दोस्त थे, ठीक। फिर एक दिन बातों बातों में सरदार ने अपनी फीलिंग जाहिर कर दी। उसने क्या कर दिया, उसने बता दिया कि मुझे भी ये सरदारनी पसंद है। भाई दिल टूट गया, तुम्हारा भाई बहुत रोया उस दिन। लेकिन फिर ना उससे पहले मैंने ना एक अनिल कपूर की फिल्म देखी थी, उससे कुछ दिन पहले ही। तो उसमें ना अनिल कपूर ना अपने दोस्त के प्यार के लिए ना अपना प्यार कुर्बान कर देता है। तो फिर मैंने भी कुर्बान कर दिया, ठीक है। 5वीं के बच्चे थे, ध्यान रखना, 5वीं में देखो दिमाग कहाँ चल रहा है। तो प्यार कुर्बान कर दिया। तो अब सबका मोटिव क्या होगा, सारी बात सबको पता चल चुका है कि सरदार जो है उसको सरदारनी ही पसंद है और भाई की बात बनवानी है। और सारे दोस्तों का एक ही मोटिव है कि कैसे ना कैसे करके सरदार की जो इच्छाएं हैं, सरदार की जो मन की भावनाएं हैं, वो सरदारनी तक पहुंचानी है। तो हमने क्या कर दिया, हमने सोचा भाई लेटर लिखेंगे, एक रोमांटिक लेटर लिखेंगे। क्या रोमांटिक लेटर आना था 5वीं क्लास के बच्चे को, आई लव यू, आई लव यू, बस इतना लिख दिया हमने। तो अब भाई फिर वो लेटर दें कैसे, अब सीधा दें तो सबकी फट रही है, कोई इधर जाकर तैयार नहीं है, क्योंकि उसी सरदारनी लड़की का 8वीं क्लास में एक बड़ा भाई भी पढ़ता है और पता है कि वो छेतेगा भाई, उसको पता चल गया। तो हमने कहा कि कुछ ऐसा करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो फिर हमने वो लेटर लिख लिया भाई। लेकिन हुआ क्या ना यार, लेटर लिखते टाइम फिर हमारे दिमाग में खुराफात भी आ गई। मैं कहा सरदार जो है ये, मतलब इसका इश्क तो बाद में परवान चढ़ा लेंगे, एक काम करते हैं, पड़ोस वाले सेक्शन में एक लड़का है बड़ा फुदकरा, उससे बहुत लड़ाई होती, क्यों ना उसको फंसा दें। हमने क्या किया, लेटर के नीचे लिख दिया फ्रॉम विशव। एक लड़का था बगल वाले सेक्शन का, उससे हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी, खूब लड़ता था वो। तो वो ऐसे मतलब छोटे क्लासों में गैंग भी बांट रखे थे। वो जोश फिल्म आई थी उस टाइम पे, हमारा ईगल गैंग, उनका ईगल के साथ जो दूसरा गैंग था, पता नहीं जो भी कोबरा जो भी गैंग था, उनका दूसरा गैंग था। तो हमने क्या किया, उसके नीचे नाम लिख दिया आई लव यू के नीचे फ्रॉम विशव। पूरी सेटिंग कर ली भी, हम दोनों ऐसे 2 जने लड़ेंगे, एक जना उसको धक्का मारेगा, वो गिरेगा और बगल में उसके बैग के लेटर डाल देंगे। सब कुछ एज प्लान्ड गया भाई। इतनी तकड़ी प्लानिंग तो मतलब ये लगा लो तुम, होती नहीं होगी कभी भी। रॉ के एजेंट नहीं तकड़ी, तो इतनी तकड़ी प्लानिंग करते जितनी हमने कर दी थी। 2 जने लड़े, उसने उसको धक्का मारा, एग्जैक्ट लैंडिंग उसके बैग के पास, और उसने लेटर उसके बैग में डाल दिया। भाई जश्न का माहौल, लेटर डिलीवर हो गया, लेटर डिलीवर हो गया। अगले दिन फिर हमने आके देखा, हम तो धमाके के इंतजार में थे कि भाई आज तो धमाका होगा, विश्व पिटेगा। भाई कोई धमाका नहीं, कुछ नहीं, पूरे दिन कोई चह चपाट नहीं, कुछ नहीं। ऐसी बेवकूफ़ चोरी, उन्हें घर जाके बैग ही नहीं खोला। तो फिर मतलब ये बात हमने कल अपने आप आइडिया लगाई, जब परसों, क्योंकि परसों के दिन आते हुआ भाई धमाका। आते क्या हुआ, उसका भाई आया है, सबको ऐसे घूर घूर से देख रहा है। उसके बाद फिर वो गया प्रिंसिपल की कमरे में, तो हम भी पीछे पीछे पानी पीने के बहाने चल दिए। वो वहाँ पे प्रिंसिपल के, देख लो मैडम, या तो आप पता लगा लो, नहीं तो मैं पता लगा लूँगा, ऐसे ऐसे बात जो आ रही हैं। मैं कहा सही है भाई, विषय पिटेगा विषय पिटेगा। पूरा जश्न का माहौल है हमारे गैंग में।
बाद में पता चला यार विशव तो छुट्टी पे चल रहा है 7 दिन से। तो बड़ी फजीयत हुई भाई हमारी, ठीक है। फिर बाद में हम में से कुछ थे साले निकम्मे, उन्होंने बता दिया कि सरदार प्यार करता है, और अमन ने लेटर लिखा है। जो भाषण झाड़ा भाई हमारी हिंदी वाली मैडम ने, ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थाश्रम ये सब तुम करने लग गए हो, बच्चे हो अभी, फलाना है धिगड़ा है। चलो जो भी है, वो सरदार ने हम में से किसी की सेट नहीं हुई फिर फाइनली, ठीक है। अभी वो चली गई कनाडा वनाडा, सरदार कनाडा चले जाते हैं, ठीक है। कनाडा चली गई थी वो, मतलब स्कूल वूल के बाद में 10वीं तक तो हमारे स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन चली गई थी, ठीक है। अब तुमने याद दिला दी उसकी, अब पढ़ाऊँ कैसे? ठीक है, चलो आ जाओ। शी सेड दैट रोहन हैड सेंट दैट रोमांटिक लेटर। शी सेड दैट रोहन हैड सेंट दैट रोमांटिक लेटर। ये दैट तो इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब समझना, मुझे बताओ ये वाला जो दैट है ये प्रोनाउन है क्या? शी सेड दैट रोहन हैड सेंट दैट रोमांटिक लेटर, ये वाला दैट जो है प्रोनाउन हो सकता है क्या? मैं बेसिकली आपको देखो, सबसे मेन मकसद मेरा क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो तुम पहचान ही लेते हो। मुझे बेसिकली दैट के इन फीचर के बीच में आपको डिफरेंस पढ़ाना है कि दैट सिंपल कंजंक्शन भी हो सकता है और दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन तो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन है, उसमें तो दोनों के फीचर है। और ये जो दैट है ये ओनली कंजंक्शन भी हो सकता है, सिंपल कंजंक्शन भी हो सकता है। मैं बेसिकली आपको ये बढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप सेंटेंस पढ़ के मुझे ये देख के बताओ कि कब तो ये सिंपल कंजंक्शन है और कब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। एक काम करता हूँ, अगला सेंटेंस भी साथ में ब्रेक कर देता हूँ, फिर कंट्रास्ट से आपको समझा देता हूँ। राधिका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। गर्ल क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओनली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट मेन वर्ब है, और ये एग्जाम इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस दैट और इस दैट में क्या डिफरेंस है समझो एक बार। उसने कहा था कि रोहन ने भेजे थे वो रोमांटिक लेटर्स। राधिका इकलौती ऐसी लड़की है जिसने एग्जाम पास किया है, ठीक। अब यहाँ भी दैट आ रहा है, यहाँ भी दैट आ रहा है। अब समझना, यहाँ ये सिंपल कंजंक्शन है और यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आखिर तुम्हें कैसे पता चलेगा? बहुत सारे हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से करके सुनना। सबसे आसान, सबसे जानदार, सबसे इजी हिंट, इस दैट का अगर सेंटेंस में मीनिंग निकल रहा हो कि, अगर इस दैट की हिंदी निकल रही हो कि, तब तो ये सिंपल कंजंक्शन है। अगर इसकी हिंदी निकल रही हो जो, जैसा, जिसने, जिसको, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। समझना, रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है? एडजेक्टिवल क्लॉज बनाना। एडजेक्टिवल क्लॉज क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। उसको विशेषता कैसे बताएगा? उन्होंने सम्मानित किया उस आदमी को जिसने बच्चे को बचाया, जिसका तुम पीछा कर रहे थे, जो गोल्ड मेडल जीत के लाया, जो, जैसा, जिसने, ये किसी ना किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की हिंदी हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है, आप दैट को देखो कि दैट की अगर हिंदी निकल रही है की, तब तो ये क्या रहेगा? तब ये रहेगा सिंपल कंजंक्शन। अगर दैट की हिंदी निकल रही है जो, जैसा, जिसने, तब ये रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन। तरीका नंबर 1, सबसे आसान और सबसे कारगर, ठीक। और बहुत सारे तरीके हैं। एक चीज़ समझो, रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? किसी ना किसी चीज़ को रेफर करना। अब ये दैट जो है गर्ल को रेफर कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो इकलौती ऐसी लड़की है जिसने एग्जाम पास किया है। किसने पास किया है? इस गर्ल ने। तो बेसिकली क्या है, ये जो दैट है, दैट ये क्या रेफर किसको कर रहा है? राधिका को। अरे हाँ के ना, इस गर्ल को रेफर कर रहा है। तो बेसिकली क्या, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये और ये दोनों तो सेम ही है, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो दैट है ये रेफर कर रहा है किसी ना किसी को, एंटीसेडेंट है इसका। अगर ये किसी ना किसी को रेफर कर रहा है तो प्रोनाउन है कि नहीं है? ऑब्वियसली प्रोनाउन भी है, यानी ये कंजंक्शन प्लस में प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे दैट किसी को रेफर कर रहा है क्या? शी सेड दैट रोहन हैड सेड दैट रोमांटिक लेटर्स, ये रोहन को रेफर कर रहा है कि शी को रेफर कर रहा है? किसी प्रोनाउन, मतलब नाउन या प्रोनाउन को रेफर ही नहीं कर रहा, ये रेफर नहीं कर रहा, तो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ कैसे? लॉजिक 1, की और जो जैसा जिसने हिंदी वाला। लॉजिक 2, अगर दैट किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर कर रहा हो तभी तो उसको प्रोनाउन कहोगे कि नहीं कहोगे? अगर वो किसी को रेफर ही नहीं कर रहा तो प्रोनाउन कैसे कह दोगे उसको? लॉजिक नंबर 3, समझना कि अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनेगा। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये दैट ही तो है, हाँ कि ना। रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन होने के साथ साथ क्या काम करते हैं? अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। इतनी बात तो जानते हो ना तुम। तो इस पास्ट वर्ब का सब्जेक्ट कौन बन रहा है? ये दैट बन रहा है। अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट ये बन रहा है तो ये नाउन या प्रोनाउन में से एक है, तो ऑब्वियसली प्रोनाउन हो गया। कंजंक्शन का काम तो कर ही रहा है क्योंकि 2 वर्ब हैं 2 क्लॉज हैं।
साथ के साथ ये प्रोनाउन का भी काम भी कर रहा है। लेकिन इस सेंटेंस को देखो अब जरा, यहाँ पर रोहन सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो क्लॉज पूरा है। सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन को हम बनाएंगे क्या? इसको तो हम कुछ बना ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। समझ में आया? ये क्या है यहाँ पर? ये सिंपल कंजंक्शन है। और ये वाला दैट क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको मेरा ये लेक्चर, ये वाला अभी पार्ट पढ़ाने का मेन मकसद क्या है कि आपको ये देखना है कि दैट कब रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट कब सिंपल कंजंक्शन है। इतनी कहानी क्लियर है? समझना बेसिकली है क्या। और भी देखो चीज़ें कई बता रहा हूँ अभी, और भी अगर आप सुनने समझने लायक हो गए तो फिर मैं बढ़िया लेवल की भी बात कर देता हूँ। अभी सुन लो एक बार, वापसी रिपीट कर रहा हूँ सारा। पहला तरीका क्या है? अगर इसकी हिंदी निकल रही हो की, तब तो ये क्या हो गया बेसिकली? तब ये हो गया आपका सिंपल कंजंक्शन। अगर इसका मीनिंग निकल रहा हो जो, जैसा, जिसने, जिसको, तब ये क्या हो गया आपका? तब ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर ये किसी ना किसी नाउन को रेफर करे, किसी प्रोनाउन को रेफर करे, तब तो ये क्या कहलाएगा? तब ये कहला जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ना करे तो सिंपल कंजंक्शन। तीसरा तरीका, अगर ये आगे आने वाले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तब तो ये कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। नहीं कर रहा तो सिंपल कंजंक्शन। ठीक। अब सबसे हैवी बात सुन के देखना बड़े ही ध्यान से, मुझे बताना जरा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन काम आते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम आते हैं? एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के। राधिका इकलौती ऐसी लड़की है जिसने एग्जाम पास किया है। इसने इस लड़की की विशेषता बताई, हाँ कि ना? एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम कौन आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन बनाना है क्या? क्या बनाना है यहाँ पे? यहाँ पे बनाना ऑब्जेक्टिवल क्लॉज। शी सैड, शी सैड, क्या कहा उसने? बोलो, शी सैड व्हाट? शी सैड दैट रोहन हैड सेंट दैट रोमांटिक लेटर। उसने कहा था कि रोहन ने वो रोमांटिक लेटर भेजा था। यहाँ पे इस दैट की मदद से क्या बन रहा है? यहाँ पे इस दैट की मदद से बन रहा है एक नाउन क्लॉज। यहाँ पे इसने बनाया एक एडजेक्टिवल क्लॉज। जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो एडजेक्टिवल क्लॉज बनाता है। जब दैट सिंपल कंजंक्शन होता है तब ये बना देता है नाउन क्लॉज। इसके साइड पे लिख रहा हूँ NCL, पूरा बड़ा बड़ा लिखना है इसको। ये बना रहा नाउन क्लॉज। दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, दैट सिंपल कंजंक्शन भी है। रिलेटिव प्रोनाउन माने प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन, कंजंक्शन माने सिंपल कंजंक्शन जो प्रोनाउन ना हो। कैसे पहचानोगे? तरीका नंबर 1, अगर सेंटेंस में हिंदी निकल रही हो कि, उसने कहा था कि रोहन ने भेजा था वो रोमांटिक लेटर। राधिका इकलौती ऐसी लड़की है कि एग्जाम पास किया है, कि जिसने एग्जाम पास किया है। जो, जैसा, जिसने, ये सब मीनिंग आ रहे हो तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर की मीनिंग आ रहा हो तो दैट सिंपल कंजंक्शन है। तरीका नंबर 2, अगर इसका एंटेसेडेंट है, यानी अगर कोई ऐसा शब्द है जिसे रेफर कर रहा है तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ किसी को रेफर नहीं कर रहा, दैट सिंपल कंजंक्शन है। तीसरा तरीका, अगर ये अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जैसे अब पास्ट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? दैट ही तो है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक। अगर ये अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट रोहन आ चुका है, लेटर ऑब्जेक्ट आ चुका है, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही आ चुके हैं तो ये सिंपल कंजंक्शन बनेगा। कहानी क्लियर? सबसे बढ़िया बात, अगर समझ में आए तो, वैसे समझ में आनी तो जरूरी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अभी वट में भी यही सारी बातें करूंगा मैं। समझना, अगर दैट सिंपल कंजंक्शन हुआ, अगर दैट सिंपल कंजंक्शन हुआ तब ये क्या बनाने के काम आएगा? तब ये बनाएगा नाउन क्लॉज। शी सैड, शी सैड व्हाट? शी सैड दैट रोहन हैड सेंट द रोमांटिक लेटर। रोहन हैड सेंट दैट रोमांटिक लेटर। तो बेसिकली ये क्या है? ये सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा क्लॉज। अगर ये पूरा का पूरा क्लॉज सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन की मदद से क्या बना? नाउन क्लॉज बना। रूल याद है? अगर एक वर्ब का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा क्लॉज हो और कंजंक्शन दैट हो तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ये वही तो है। अरे हाँ कि ना? ये दैट कंजंक्शन से ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो कि नहीं क्लॉज? आप समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? इसको देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इस गर्ल की विशेषता बताई जा रही है। राधिका इकलौती ऐसी लड़की है। इकलौती ऐसी लड़की, कैसी इकलौती लड़की है? जिसने एग्जाम पास किया है। इस लड़की की विशेषता बताई कि नहीं बताई? कैसी लड़की है? जिसने एग्जाम पास किया है। समझ में आया? अगर आपको ऑब्जेक्टिवल क्लॉज बनाने हो तो दैट सिंपल कंजंक्शन मानी जाती है। अगर आपको एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने हो तब ये दैट क्या माना जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन माना जाता है। जितने रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, विच और दैट, ये काम आते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के।
लेकिन दैट से थोड़ा बच गए, क्योंकि दैट सिंपल कंजंक्शन भी होता है। जब ये सिंपल कंजंक्शन होता है तब ये ऑब्जेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आता है। याद रह जाएगी इतनी बात। अभी पता बात क्या है, ये वाली बात मुझे क्यों पढ़ानी पड़ी, क्योंकि नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। होता क्या है, क्लास में जब मैं बच्चे को भी दैट वर्ड पढ़ाता ना, अभी इसके आगे पता मुझे क्या बात बोलनी है, इसके आगे मुझे बात बोलनी है कि बाकी रिलेटिव प्रोनाउन तो एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं, वट की मदद से नाउन क्लॉज बनते हैं, वट की मदद से नाउन क्लॉज बनते हैं। मैं ये पढ़ाना चाह रहा था। लेकिन फिर बच्चा क्या है, फिर ये सेंटेंस लेके आएगा दैट वाला, वो कहेगा सर ये दैट में ये भी तो नाउन क्लॉज है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ही नहीं। समझना, मुझे पढ़ाना भी इसके बाद आपको ये है कि बाकी हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ये बनाते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज, और ये वट बनाता है नाउन क्लॉज। तो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो सकता है अगर वो दैट को हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन ही मानता हो। ध्यान रखना, दैट सिंपल कंजंक्शन भी होती है, और दैट जब सिंपल कंजंक्शन होती है तो वो भी नाउन क्लॉज बनाती है। समझ में आया? दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो एडजेक्टिवल क्लॉज बनाता है, दैट जब सिंपल कंजंक्शन है तो नाउन क्लॉज बनाता है। सिंपल कंजंक्शन कैसे पहचानते हैं रिलेटिव है कि सिंपल कंजंक्शन, वो देखो आपको पहचाना मैंने सिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद अब वट का जो बढ़िया लेवल जिसको मैं कह रहा हूँ उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आप इसको नोट कर लो अच्छे से, बढ़िया लेक्चर है ये वाला। नहीं समझ में आया 2-3 बार बैक करके देख लो, लेकिन सुनो समझो ध्यान से। अब जब से वो सेमीवर वाला हुआ है, देखो डोज मैंने काफ़ी हाई देनी शुरू कर दी है। मैं तो इधर से डोज चढ़ा और रिएक्शन मत करवा बैठना, रिवाइज करते रहना। जैसे होता है ना, वो प्रोटीन देते हैं ना जिम वाले, प्रोटीन खा लो। अगर प्रोटीन ना खाओ ना तो लूज, मतलब प्रोटीन खाओ और एक्सरसाइज ना करो तो लूज मोशन लग जाते हैं। लेकिन अगर उस प्रोटीन को आप डाइजेस्ट कर लो, डेली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट होगा और फिर मसल बिल्डिंग होगी। बिल्कुल वही काम है। अगर रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, समझोगे, तो फिर आगे के लिए बहुत स्ट्रेंथ बनती जा रही है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट अपन समझ पाएंगे। लेकिन अगर तुमने बिल्कुल वही हाँ ठीक है सुन लिया, ठीक है वो बहुत है, शक्तिमान हूँ मैं, तो ऐसे माने बैठे हो, तो आगे देखो मुंह के बल गिरोगे। ठीक, तो इसको नोट कर लो अच्छे से, रिवाइज करते रहना नोट्स को साथ साथ, और रीडिंग पे फोकस करना। ठीक, इसको नोट करो, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। चलो जी, अब देख लेते हैं वर्ड के कुछ एरर्स। ठीक है, देखो आपको 3 वर्ड समझने हैं बस। अगर ये 3 वर्ड समझ जाओ तो ये जो अभी पढ़ाने वाला हूँ या इससे आगे जो पढ़ाऊंगा वो बहुत ईजी लगेगा आपको। एक वर्ड है वट। वट जो होता है बेसिकली, वट क्या काम आता है, वट रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो नाउन क्लॉज बनाने के काम आता है, यानी सब्जेक्टिवल ऑब्जेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आएगा। ठीक है, ये बाकियों से डिफरेंट है। बाकी रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी हैं, हु है, हुम है, विच है, दैट है, वो क्या काम आ रहे हैं सारे के सारे, वो अब बनाते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज, किसी नाउन की विशेषता बताने वाले क्लॉज। ठीक है, अब ये जो वट है ये क्या काम करता है, ये वट बनाता है जी आपका नाउन क्लॉज। ठीक है, अब इसके साथ आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दैट के दो, मतलब दैट दो तरीके से यूज हो सकता है। दैट या तो सिंपल कंजंक्शन बन सकता है या फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन बन सकता है। पहचानना सीख लिया हमने कि कैसे पहचानते हैं, मीनिंग से, कि जो जैसा जिसने अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा हो, एंटीसीडेंट आ रहा हो, इन सब से हम पहचान लेते हैं। अरे हाँ के ना। अब एक बात समझना, ये जो दैट है ना रिलेटिव प्रोनाउन वाला, ये बनाता है एडजेक्टिवल क्लॉज। ये जो दैट है सिंपल कंजंक्शन वाला, ये बनाता है नाउन क्लॉज। और ये वट जो है रिलेटिव प्रोनाउन वाला, ये भी क्या बनाता है, नाउन क्लॉज। फिर रिपीट कर रहा हूँ, दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो तो एडजेक्टिवल क्लॉज, ये तो बिल्कुल लीग ही अलग है। दैट अगर सिंपल कंजंक्शन हो तो ये भी नाउन क्लॉज, वट अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो तो ये भी नाउन क्लॉज। ठीक है, अब अपने को यही पहचानना सीखना है कब रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा दैट, कब सिंपल कंजंक्शन लगेगी दैट, और कब रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वट। इसी बेसिस पे मैंने ये 3 लिखे हैं, पहले ये करेंगे फिर इनका और एडवांस लेवल करेंगे। ठीक है, आ जाओ। आई डिडंट लाइक दैट व्हाट शी हैड बॉट फॉर मी। इसको ब्रेक कर दूं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन लाइक मेन वर्ब, शी सब्जेक्ट नंबर 2, हैड हेल्पिंग वर्ब, बॉट मेन वर्ब, फॉर प्रीपोजिशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप ये सोचो कि मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, मुझे यहाँ पर एक एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए कि नाउन क्लॉज चाहिए। पहले तो आप इस बात की निर्धारण करो। ठीक है, आई डिडंट लाइक मुझे पसंद नहीं आया था, आई डिडंट लाइक मुझे पसंद नहीं आया था। एडजेक्टिवल क्लॉज क्या काम करते हैं भाई, एक नाउन के बाद लगकर उसकी विशेषता बताने का काम करते हैं। हाँ कि ना, यहाँ कोई नाउन है जिसकी विशेषता बतानी है, तो एडजेक्टिवल क्लॉज तो आने का सवाल ही खत्म हो गया।
यानी दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिवल क्लॉज बनाता है, तो ये वाला तो चांस ही खत्म। ठीक, ये तो ऑप्शन से ही बाहर। रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं, दैट को काटना है वैसे तो, ताकि याद रहे। ये वाला जो है इसके आने का चांस क्या हो गया अपना, खत्म हो गया। ठीक, अब या तो ये दैट आएगा कंजंक्शन क्योंकि ये नाउन क्लॉज बनाता है, या फिर ये वट आएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि ये भी नाउन क्लॉज बनाता है। अब आपको देखना है कि कौन सा चाहिए। एक तो सिंपल हथियार मीनिंग, ये जो वट होता है ना, वट जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के मीनिंग क्या होते हैं, सब रिलेटिव प्रोनाउन के मीनिंग होते हैं जो, जैसा, जिसने, जिसको, जिन्होंने, ऐसा। ठीक है, और ये दैट जब सिंपल कंजंक्शन होता है इसकी मीनिंग क्या होती है, की। पहले तो मीनिंग से करके देखते हैं। आई डोंट लाइक, आई डिडंट लाइक, मुझे पसंद नहीं आया था, मुझे पसंद नहीं आया था कि उसने मेरे लिए खरीदा था। ठीक है, दूसरी बात, उसने, मुझे पसंद नहीं आया था जो उसने मेरे लिए खरीदा था। भाई कौन सा मीनिंग चाहिए, जो मीनिंग चाहिए तो वट आएगा। मीनिंग से हो गया। अब कर लो इसको ग्रामर से। एक चीज समझो, अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। अगर अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो सिंपल कंजंक्शन आएगी। शी सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, और बॉट कैसी वर्ब होती है भाई, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसका मतलब अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो कौन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब ये वर्ड आ गया और इस दैट के आने का ऑप्शन भी गया। फिर से समझ लो, दैट रिलेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कोई नाउन नहीं है, कोई एडजेक्टिवल क्लॉज मुझे बनाना ही नहीं है। ठीक है, अगली बात, ये वाला दैट क्यों नहीं आ सकता, एक तो मीनिंग के आधार पर, क्योंकि मीनिंग मुझे यहाँ पे चाहिए जो, और दूसरी बात अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट चाहिए तो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, यानी व्हाट आएगा। इस सेंटेंस पे आओ, ब्रेक करने को रहने दूं क्या। यहाँ पे देखो, ये बैग है, आई डिडंट लाइक द बैग, आई डोंट लाइक द बैग, ये बेसिकली ये पास्ट परफेक्ट में है तो डिडंट ही रखना है यहाँ पर। ठीक है, आई डिडंट ही रखना है इसको। मुझे पसंद नहीं आया था वो बैग, मुझे पसंद नहीं आया था वो बैग, कौन सा बैग, अब देखना, जो उसने मेरे लिए खरीदा था। ठीक है, समझना मेरी बात कि यहाँ पे पहले तो ये सोच के बताओ कि मुझे चाहिए क्या, मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्टिवल क्लॉज चाहिए कि एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए, नाउन क्लॉज चाहिए कि एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए। इस नाउन को डिफाइन करने के लिए देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीजें तो आ चुकी है ना भाई। आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया और बैग ऑब्जेक्ट हो गया, तो नाउन क्लॉज थोड़ी चाहिए अब। ये लाइक को डाई ट्रांजिटिव वर्ब थोड़ी कि इसको दो दो ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो ऑब्जेक्टिवल क्लॉज तो मुझे चाहिए नहीं। अगर मुझे ऑब्जेक्टिवल क्लॉज नहीं चाहिए तो ऑब्जेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आता है ये बट रिलेटिव प्रोनाउन, और ऐसी ऑब्जेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आता है सिंपल कंजंक्शन। ये दोनों ही बार हो गए, लो जी ये भी बार, लो जी ये भी बार, क्या बच गया, दैट। अरे हाँ कि ना, अब ये दैट क्या है, अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, अगले क्लॉज में तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा ही करेगा, लेकिन ये बनाता क्या है, ये एडजेक्टिवल क्लॉज बनाता है। रिलेटिव प्रोनाउन तो जितने भी अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते ही हैं, बस बात ये है कि ये जो दैट है ये बैग के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने का काम करेगा। मुझे बैग पसंद नहीं आया, कौन सा, जो उसने मेरे लिए खरीदा था। समझ में आया। अब तीसरे पे आ जाओ, आई कुडंट अंडरस्टैंड, आई सब्जेक्ट हो गया, कुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, अंडरस्टैंड मेन वर्ब हो गया। ठीक, मुझे समझ नहीं आया था, क्या समझ नहीं आया था, ही टॉट, ही सब्जेक्ट और टॉट वर्ब। अब मुझे बताओ, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यहाँ पे वर्ब है, कोई नाउन तो है नहीं कि एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए, इसका मतलब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो पार, ये तो गया। अब बच गया ये वाला दैट और ये वाला व्हाट। ठीक है, अब पहले तो मीनिंग से देख लेते हैं। मुझे समझ नहीं आया था कि उसने पढ़ाया था, मुझे समझ नहीं आया था जो उसने पढ़ाया था, जो मीनिंग चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, व्हाट आएगा। अगला लॉजिक, ही थॉट, सॉरी ही टॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए, इस टॉट वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे तो टॉट वर्ब इंट्रांजिटिव भी होती है, लेकिन वो कब, जब किसी की क्वालिटी बता रहे हो, ही टीचेस वेरी वेल, ही टीचेस वेरी वेल, वो बड़ा बढ़िया पढ़ाता है। लेकिन अगर पास्ट टेंस में लिखी हुई है, ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई हैबिचुअल एक्शन थोड़ी है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, जो उसने पढ़ाया था वो समझ में नहीं आया। तो अगर इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए तो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो लो जी व्हाट आएगा, और ये दैट गया। दैट का, व्हाट का और दूसरे दैट का यूज पता होना चाहिए बस, फिर ये सारे आसान हो जाएंगे। अगर ये नहीं समझ में आया ना मेरे भाई, तो 2 बार देखो, 3 बार देखो रिवाइंड करके, वरना अगला जो इससे पढ़ाऊंगा वो तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। इसको नोट कर लो अच्छे से,
समझने की कोशिश करो, नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि इससे आगे जो आ रहे हैं बहुत हैवी हैं वो। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। मिलता हूँ मैं अगले सेंटेंसेस के साथ। आ जाओ भाई, अब कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं अपन वर्ड पे। ठीक है, आ जाओ। थोड़े से हैवी हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा एक दो बार देख लेना, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो। कहाँ से शुरुआत करूँ? ऐसे कर दूँ, यहाँ से करते हैं। ठीक है, अजय सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, नो मेन वर्ब है। ठीक है, रजत सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, टॉट मेन वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अजय डजंट नो, अजय नहीं जानता। रजत हैज़ टॉट मी इंग्लिश, रजत ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है, रजत मुझे इंग्लिश पढ़ा चुका है। रजत सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, टॉट मेन वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इतनी कहानी क्लियर है? अब समझना। अब तुम मुझे सोच के बताओगे कि दैट लगेगा कि वट। सोचो, दैट की वट। सबसे पहली बात तो दिमाग में ये आती है कि सर देखो एंटीसीडेंट तो है नहीं, एंटीसीडेंट है नहीं तो दैट नहीं आ सकता, एंटीसीडेंट है नहीं तो दैट नहीं आ सकता, है ना? ये दिमाग चला के बच्चा यहाँ पे पुट करेगा वट और मुंह के बल गिरेगा। क्या बताया? इसीलिए मैंने आपको दैट का वो वाला यूज़ पढ़ाया कि दैट सिंपल कंजंक्शन भी तो होता है। पहले तो आप ये डिसाइड करो, सबसे पहले आप काम ये डिसाइड करो कि आपको यहाँ पे सिंपल कंजंक्शन चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। पहले तो ये डिसाइड करो। ठीक है, देखो समझना, मैं फिर बता देता हूँ एक बार, ध्यान से सुनना। वट जो है ये काम आता है नाउन क्लॉज बनाने के। वट क्या काम आता है? नाउन क्लॉज बनाने के। दैट, दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन हुआ तो क्या काम का आएगा? एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के। दैट अगर सिंपल कंजंक्शन हुआ तो क्या काम आएगा? ये भी नाउन क्लॉज बनाने के काम आएगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? वट नाउन क्लॉज बनाने के, दैट एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के, और सिंपल दैट मतलब दैट रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के, और दैट सिंपल दैट जब सिंपल कंजंक्शन हो तब ये क्या काम आएगा? नाउन क्लॉज बनाने के। सबसे पहले तो ये सोचो कि तुम्हें यहाँ नाउन क्लॉज चाहिए कि एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए, पहले तो इस बात का निर्धारण करो। ठीक है, अब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा, आई डज नॉट नो, अजय डज नॉट नो, अजय डज नॉट नो। अब ये नो को ऑब्जेक्ट तो मिला नहीं, अजय नहीं जानता। क्या नहीं जानता भाई? ऑब्जेक्ट तो चाहिए, हाँ के ना? तो इस कर चुके हैं ना पहले अपन यार ये बातें। भाई कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता इस चीज़ के बारे में? सर अजय नहीं जानता। तो अगर पहले से पता हो किस चीज़ का जिक्र चल रहा है, हु, मैं कहूँ हु डजंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हु डज नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सर अजय डजंट नो। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट है नो वर्ब का वो अंडरस्टूड हो गया, तब तो इसको अकेला छोड़ पाओगे। इस सेंटेंस में अकेला छोड़ पाओगे क्या? नहीं छोड़ पाओगे, यानी इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। इस वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो मुझे बताओ कि यहाँ पे नाउन क्लॉज चाहिए कि एडजेक्टिव क्लॉज चाहिए? या तो नाउन क्लॉज चाहिए। अब नाउन क्लॉज किस किस चीज़ से बन सकते हैं? या तो बन सकते हैं दैट से, या बन सकते हैं वट से। या तो दैट से या वट से। अब फर्क क्या है? दैट से भी नाउन क्लॉज बनते हैं और वट से भी नाउन क्लॉज बनते हैं। क्या डिफरेंस है भाई दोनों में? सिंपल बात, वट होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन, ये अगले क्लॉज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और दैट होती है सिंपल कंजंक्शन, ये अगले क्लॉज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी। दैट जब कंजंक्शन होती है, सिंपल कंजंक्शन होती है, ये भी नाउन क्लॉज बनाता है। वट जो है ये भी नाउन क्लॉज बनाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली बात तो देखो मीनिंग में डिफरेंस है। दैट जब सिंपल कंजंक्शन होता है तो इसका मीनिंग होता है की, और वट जब कंजंक्शन का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है क्या। समझ में आया क्या करना चाह रहा हूँ? दूसरी बात, मतलब क्या नहीं, सॉरी, जो भाई, जो। ठीक है, दैट वर्ड जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसका मीनिंग होता है जो। फिर से समझ लो, दैट जब सिंपल कंजंक्शन होता है तब इसका मीनिंग होता है की। वर्ड जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है जब इसका मीनिंग होता है जो। वो जो क्या मीनिंग होता है वो होता है इसका इंटेरोगेटिव में, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के केस में इसका मीनिंग क्या नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन के केस में इसके मीनिंग होते हैं जो, जैसा, जिसने, वही। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को देखना है। मुझे एक बात तो पता चल गई कि मुझे यहाँ पर नाउन क्लोज चाहिए। ठीक है, जो इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब नाउन क्लोज तो सिंपल कंजंक्शन दैट से भी बनता है और वट से भी बनता है। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात तो समझ में सबको आ गई कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दैट जब आता है तब एंटीसीडेंट चाहिए होता है, और एंटीसीडेंट मेरे पास है नहीं।
और रिलेटिव प्रोनाउन दैट वैसे भी एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आता है। एडजेक्टिवल क्लॉज बनाऊंगा किसके लिए, कोई नाउन ही नहीं है मुझे उससे पहले, तो इसका मतलब ये जो दैट है ये यहाँ पर शॉर्ट सिंपल कंजंक्शन हो सकता है, ठीक, और ये व्हाट हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आते हैं। अब मुझे तुम बता दो कि इनमें से कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा भाई, बोलो। एक चीज समझो, रिलेटिव प्रोनाउन की खास क्या पहचान है, ये अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट आ गया, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, दोनों ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, ये भी आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, एक वर्ब के ज़्यादा मैक्सिमम तो दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट आ गए, एक सब्जेक्ट आ गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता है यहाँ किसी कीमत पर? नहीं आ सकता, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन बनने के अलावा अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो बनता है। तो इस केस में व्हाट का तो पत्ता साफ हो गया, दैट आएगा। क्यों करा रखा है, इसलिए कराया है। होगा क्या, बच्चे ने रूल रट लिया, एंटीसीडेंट ना दे रखा हो तो व्हाट आता है, एंटीसीडेंट दे रखा हो तो दैट आता है। दैट वर्सेस व्हाट के एरर में इतना ही करना होता है, ठीक है। वो देखेगा इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है, पटाख से चिपकाएगा व्हाट, और व्हाट हो जाएगा गलत। उसको पता ही नहीं है कि दैट सिंपल कंजंक्शन भी तो हो सकती है, समझना। फिर से सुन लो, दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो एडजेक्टिवल क्लॉज बनाता है। एडजेक्टिवल क्लॉज किसी नाउन के लिए आते हैं, कोई नाउन है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि दैट नहीं आ सकता। दैट सिंपल कंजंक्शन भी तो होता है, और दैट सिंपल कंजंक्शन काम आता है नाउन क्लॉज बनाने के। वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन आता है नाउन क्लॉज बनाने के। तो सर दोनों ही जब नाउन क्लॉज बनाने के काम आ रहे तो मुझे पता कैसे चलेगा, समझना, मीनिंग से। पहले तो मीनिंग से, अगर दैट की हिंदी निकल रही हो की तो सिंपल कंजंक्शन है। अगर आपको की हिंदी चाहिए तो सिंपल कंजंक्शन दैट आएगी। अगर आपको मीनिंग चाहिए जो जैसा जिसने, नाउन क्लॉज बनाना है लेकिन मीनिंग चाहिए जो जैसा जिसने, तो फिर व्हाट आएगा। अगली बात, ग्रामर की बात, कि अगले क्लॉज को देखो, अगर उसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है तब तो व्हाट आएगा, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तब सिंपल कंजंक्शन दैट आएगी। कहानी क्लियर है? अरे बोलो, ये दैट यहाँ पर सिंपल कंजंक्शन है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक। अब आ जाओ पहले सेंटेंस के ऊपर। ही सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, टेल मेन वर्ब हो गया। ये टेल कैसी वर्ब होती है भाई, डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, याद है ना। टेल डाई ट्रांजिटिव है, टीच डाई ट्रांजिटिव है, गिव डाई ट्रांजिटिव है, मेक डाई ट्रांजिटिव है, ऑर्डर डाई ट्रांजिटिव है, पढ़ चुके हैं ना हम ये सारी वर्ब। तो टेल क्या है यहाँ पर, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ही डिड नॉट टेल अस, ही डिड नॉट टेल अस, ये वट और हुम मतलब दैट और वट छोड़ दिए, रजत सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, सैड मेन वर्ब, अबाउट प्रिपोजिशन और राजेश इसका ऑब्जेक्ट। उसने हमें नहीं बताया, उसने हमें नहीं बताया, क्या नहीं बताया, जो रजत ने, जो रोहन ने राजेश के बारे में बोला था उसने हमें वो नहीं बताया। अब एक चीज़ समझो, सबसे पहली तो आपको ये सोचनी है कि यहाँ पर मुझे एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए कि मुझे नाउन क्लॉज चाहिए। पहले तो ये डिसाइड कर लो तुम, बाकी बातें तो करेंगे बाद में। यहाँ पे एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए कि नाउन क्लॉज चाहिए? एडजेक्टिवल क्लॉज का मतलब होता है इस अस की कोई विशेषता बतानी होती, हाँ कि ना, अस के बारे में कुछ बताना होता। क्या इस अस के बारे में कुछ बताना है? नहीं बताना। उल्टा मुझे तो इस टेल वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? ही डिड नॉट टेल अस, उसने हमें नहीं बताया। क्या नहीं बताया? ही डिडंट टेल अस व्हाट, क्या नहीं बताया? आपको इस टेल वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर, तो इसका मतलब नाउन क्लॉज चाहिए। अगर नाउन क्लॉज चाहिए, अगर नाउन क्लॉज चाहिए तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो किसी कीमत पर नहीं आ सकता, क्योंकि दैट, हु, हुम और विच, ये तो जब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं। एडजेक्टिवल क्लॉज मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे तो नाउन क्लॉज चाहिए। नाउन क्लॉज चाहिए तो ये वाला जो दैट है ये तो कहलाएगा सिंपल कंजंक्शन, ठीक है। और ये वाला जो व्हाट है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। अब दोनों की मदद से ही, दोनों की मदद से हमारे क्या बनते हैं, दोनों की मदद से नाउन क्लॉज बनते हैं। अब बताओ कौन सा लगा दें, दैट लगा दें कि व्हाट लगा दें? पहले तो सिंपल हथियार हिंदी, आ जाओ हिंदी पे। उसने हमें नहीं बताया, उसने हमें नहीं बताया जो, उसने हमें नहीं बताया जो रोहन ने राजेश के बारे में कहा था, ठीक है। उसने हमें नहीं बताया कि रोहन ने राजेश के बारे में कहा था। बोलो कौन सा पुट करें, जो कि जो आएगा, मीनिंग से पता चल गया। अब ग्रामर का हथियार, एक चीज समझो, रोहन सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है, और सैड वर्ब आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब है, ये तो कहेगी लाओ ऑब्जेक्ट, इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए।
अगर मेरे भाई इसको ऑब्जेक्ट देना है तो अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन की सिंपल कंजंक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे वट लगाऊं कि दैट लगाऊं? यहाँ पे लगेगा वट। आया जी समझ में? अरे बोलो। ऐसे इसको भी कर सकते थे, देखना जरा। अजय नहीं जानता, अजय नहीं जानता जो रजत ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है, कि अजय नहीं जानता कि रजत ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है। तो मीनिंग क्या चाहिए था? की। मीनिंग से देखना, मीनिंग से देख लो। ग्रामर की बात आई तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्लेसेस फुल हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आ नहीं सकता, सिंपल कंजंक्शन आएगी, दैट आएगा। कहानी क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। अजय डज नॉट नो, अजय डजंट नो दैट और व्हाट रजत हैज टॉट मी। अजय सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, नो मेन वर्ब है, रजत सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, टॉट मेन वर्ब हो गया, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अजय डज नॉट नो रजत हैज टॉट मी। ठीक, इसको कर दो यार। अगर ये आपने खुद से कर दिया ना, सच बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। तुम्हारी आत्मा तृप्त हो ना हो, मुझे तृप्ति जरूर मिल जाएगी कि यार मैंने कुछ नया, कुछ बढ़िया, कुछ उम्दा लेवल का पढ़ाने की कोशिश करी और वो तुम्हें समझ में आ गया। काफ़ी बच्चे मन में ये सोच रहे होंगे सर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल तो वही लिख दिए जो आपने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं। अब आ जाओ। ठीक, नया कंटेंट बहुत है यार मेरे पास, टेंशन मत लो। और पता है जब मैंने कोर्स लॉन्च किया ना, तो XYZ कोई बंदा था, उसने मुझे फ़ोन किया, कहता सर कि आपका जो कोर्स है ना, ये 3 महीने में लीक कर देंगे, 3 महीने में हम इसको लीक कर देंगे। तो मैं क्या कर लूँ और क्या बोल लूँ? ठीक है, बेसिकली वो ब्लैकमेल टाइप कुछ करना चाह रहा था मुझे कि हम ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और फलाना है दिगड़ा है। मैं क्या, बात समझो यार। पहली बात तो कुछ मतलब एथिक्स नाम की चीज़ होती है संसार के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, चलो छोड़ो, तुम अपने एथिक्स अपनाओ, मैं अपने एथिक्स अपनाता हूँ। मैं अपना कंटेंट ना हर साल अपडेट कर देता हूँ, हर साल अपडेट कर देता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो 6 महीने में अपडेट कर देता हूँ। कर लो तुम ये बेचोगे, तुम इसको फ्री कर दोगे तो मैं नया ला दूंगा, ठीक है। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब मैं पीछे मुड़ के देखने वाला हूँ ही नहीं। तो तुमसे जो बन पड़े वो कर लो। बस मेरे को चाहिए ढंग की ऑडियंस, सुनने वाली ऑडियंस, जो मतलब समझ ले मेरी बात को। कला है मेरे अंदर समझाने की, वाक्य में गजब का पढ़ाता हूँ, बस सुनने वाले चाहिए। इस सेंटेंस को एक बार खुद से कर दो यार, मुझे मजा आएगा, तुम्हें पता नहीं आए नहीं आए, मुझे जरूर तृप्ति मिल जाएगी। अजय डज नॉट नो। पहले तो ये सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे चाहिए क्या। मुझे यहाँ पर नाउन क्लॉज चाहिए कि एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए? नाउन क्लॉज चाहिए कि एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए? एडजेक्टिवल क्लॉज तब होता जब कोई सी नाउन की विशेषता बतानी होती, तो वो तो फंडा गायब है। एडजेक्टिवल क्लॉज तो आने से रहा, यानी ये दैट किसी भी कीमत पर, रिलेटिव प्रोनाउन तो होने से रहा, ये यहाँ पर है सिंपल कंजंक्शन। क्लियर? ये वट क्या है? ये वट है रिलेटिव प्रोनाउन। अब मुझे देखना है कि यहाँ पर मुझे सिंपल कंजंक्शन चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। हिंदी करके देखें। अजय डज नॉट नो, अजय नहीं जानता। अजय डज नॉट नो, अजय नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि रजत मुझे पढ़ा चुका है। अजय नहीं जानता, क्या नहीं जानता? कि रजत मुझे पढ़ा चुका है, ठीक है। अजय डज नॉट नो, अजय नहीं जानता, क्या नहीं जानता? जो रजत मुझे पढ़ा चुका है। दोनों सही है कि नहीं है? अजय नहीं जानता कि रजत मुझे पढ़ा चुका है, मतलब अजय ये बात नहीं जानता कि रजत मुझे पढ़ा चुका है। और दूसरा, अजय नहीं जानता, क्या नहीं जानता? जो रजत मुझे पढ़ा चुका है। जो रजत ने मुझे पढ़ा दिया वो अजय नहीं जानता। अरे आया समझ में कि ना आया? तो हिंदी से तो दोनों ठीक है, ग्रामर से भी दोनों ठीक आएंगे। देखना कैसे। अगर सिंपल कंजंक्शन लगा दूं तो आगे सब्जेक्ट आ रहा है, मेन वर्ब आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये टॉट वर्ब याद है मैंने क्या कहा था? बड़ी दगाबाज वर्ब है। इनट्रांजिटिवली भी यूज़ हो जाती है, मोनो ट्रांजिटिवली भी यूज़ हो जाती है, डाई ट्रांजिटिवली भी यूज़ हो जाती है। अगर यहाँ पे दैट लगा दोगे तो इसका मीनिंग निकलेगा अजय नहीं जानता कि रजत मुझे पढ़ा चुका है। अजय नहीं जानता कि रजत मुझे पढ़ा चुका है। और इस केस में मीनिंग क्या निकलेगा? अजय नहीं जानता, क्या नहीं जानता? जो वो जो चैप्टर, वो जो ट्रिक, वो जो सब है ना, जो रजत ने मुझे पढ़ा दिया वो अजय नहीं जानता। इस केस में जब ये वट लगाओगे तो ये टॉट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। ये टॉट वर्ब का क्या बनेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? और जब ये कंजंक्शन लगा दोगे तब ये सिंपल कंजंक्शन होगी, ये अगला क्लॉज हो गया।
तो यहाँ इस केस में ये भी सही और ये भी सही, दोनों के अपने अपने मीनिंग है। जैसे दो चीज़ें सही करते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं सर दोनों पेपर में आ जाए तो क्या लगाएंगे, भाई दोनों पेपर में आएंगे क्यों? एग्जामिनर का काम आपकी नॉलेज टेस्ट करना है, आपके स्वाद लेना नहीं है। और अगर दोनों पेपर में आएंगे ना तो एक ऑप्शन और होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। समझना, दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि अजय नहीं जानता कि रजत मुझे पढ़ा चुका है। अजय को ये बात पता ही नहीं कि रजत मुझे पढ़ा चुका है। और अजय नहीं जानता, क्या नहीं जानता? जो रजत मुझे पढ़ा चुका है, जो भी उसने मुझे पढ़ाया ना वो अजय नहीं जानता। तो इसका और इसका अपना अलग अलग मीनिंग है। भाई आया समझ में? लास्ट पे आ जाओ। शी सब्जेक्ट है, प्रोमिस्ड वर्ब है, मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और डाई ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आप ऐड कर लेंगे। मैंने क्या कहा था, घर पे फैक्ट्री नहीं लगानी है, जो मैं पढ़ाता जाऊं वो लिखते रहना। गिव डाई ट्रांजिटिव है, टीच डाई ट्रांजिटिव है, टेल डाई ट्रांजिटिव है, आस्क डाई ट्रांजिटिव है, सेंड डाई ट्रांजिटिव है, लेंड डाई ट्रांजिटिव है, ऑर्डर डाई ट्रांजिटिव है, रिक्वेस्ट डाई ट्रांजिटिव है, ऐसी प्रॉमिस डाई ट्रांजिटिव है। ठीक है। शी प्रॉमिस्ड मी, उसने मुझे प्रॉमिस किया था। शी प्रॉमिस्ड मी। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो दैट है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता मेरे भाई। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं उनका काम होता है एडजेक्टिवल क्लॉज बनाना। एडजेक्टिवल क्लॉज का काम होता है किसी नाउन की विशेषता बताना। ये मी की विशेषता बता रहा है क्या? यहाँ तो इसकी हिंदी की है, हाँ के ना। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है कि सिंपल कंजंक्शन है? कैसे देखते हो? बिल्कुल आसान है ना यार। अगर हिंदी निकल रही हो जो जैसा जिसने तो रिलेटिव प्रोनाउन, अगर हिंदी निकल रही हो की तो सिंपल कंजंक्शन। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि, तो ये बना जी आपका सिंपल कंजंक्शन। ठीक है। क्या प्रॉमिस किया था भाई? शी सब्जेक्ट है, वुड हेल्पिंग वर्ब है, गिव मेन वर्ब है, और ये मी क्या है? ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। बहुत झमेला होगा इस सेंटेंस में, ध्यान रखना, इतनी आसानी से नहीं समझ में आ जाएगा। शी प्रॉमिस्ड मी, उसने मुझे प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? कि। ये जो आगे का सारी बात है ना, ये पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक ये बनेगी इस प्रॉमिस वर्ब की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पूरी की पूरी बात, लो इसको घेरा मार देते हैं अपन। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। ये पूरी की पूरी बात जो यहां से लेकर यहां तक बनेगी ना, ये पूरी की पूरी प्रॉमिस वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगी। शी प्रॉमिस्ड, किसको प्रॉमिस किया? मी को। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या प्रॉमिस किया? ये पूरा का पूरा उसका वादा ही है कि उसने मुझे वादा किया था कि वो देगी मुझे जो भी मुझे चाहिए अगर मैं एग्जाम टॉप कर दूं तो। ठीक है। माँ बाप प्रॉमिस कर देते हैं ना, जैसे उसकी माँ ने उसे प्रॉमिस कर दिया कि वो जो भी वो देगी उसे, जो भी उसे चाहिए अगर वो एग्जाम टॉप, अगर मैं एग्जाम टॉप कर दूंगा तो ये बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आगे ब्रेक करते हैं। शी सब्जेक्ट है, वुड हेल्पिंग वर्ब है, गिव मेन वर्ब है, या मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चाहिए? आगे एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए कि नाउन क्लॉज चाहिए? बोलो फटाफट। एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए कि नाउन क्लॉज चाहिए? एडजेक्टिवल क्लॉज का मतलब होता है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। मी की कोई विशेषता बतानी है क्या? नहीं। गिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, वो मुझे देगी। क्या देगी? जो मुझे चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिवल क्लॉज चाहिए, यानी नाउन क्लॉज चाहिए। अब नाउन क्लॉज कैसे बनता है? नाउन क्लॉज या तो दैट से बनता है या वट से बनता है ना। वट एवर और वट में क्या डिफरेंस अभी बता रहा हूँ। अभी दैट और वट पे फोकस करो सिर्फ। ठीक है। दैट से बनेगा या वट से बनेगा? कैसे पता चलेगा दैट या वट से? या तो हिंदी से। पहले तो हिंदी लगा के दिखा देता हूँ। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे देगी। क्या देगी? जो मुझे चाहिए, कि मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए। मीनिंग से पता चल गया। अगली बात, वांट वर्ब है। अगर यहाँ पर सिंपल कंजंक्शन दैट लगा दी, देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही नहीं सकता। समझ गए ना इतनी बात तो, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिवल क्लॉज तो बनाना नहीं, यहाँ पे तो सिंपल कंजंक्शन लगानी है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन तो होने से रहा। अब मैं कहना आप लोगों से ये चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर सिंपल कंजंक्शन लगाई तो इस वांट वर्ब को सब्जेक्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये दैट जो सिंपल कंजंक्शन है ये बेसिकली नहीं आ सकता। ठीक है। आएगा यहाँ पे क्या? इसमें से और इसमें से। अभी दोनों में उनमें भी डिफरेंस करा रहा हूँ। अब ये वांटेड क्या हो गई? वर्ब होगी। इफ कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट, टॉप्ड वर्ब, और ये एग्जाम इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये जो वट, ये जो गिव है, इससे वट का रिप्लाई क्या मिलेगा?
शी वुड गिव मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और शी वुड गिव व्हाट, क्या देगी वो, जो मुझे चाहिए। व्हाट आई वांटेड, ये है गिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्लॉज क्या बनाएगा, गिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब समझना व्हाट और व्हाटएवर में क्या फ़र्क है। व्हाट का मतलब है जो मुझे चाहिए, और व्हाटएवर का मतलब है जो कुछ भी मुझे चाहिए। यही सेम फ़र्क हु और हुएवर में होता है, यही सेम फ़र्क हुम और हुमेवर में होता है, यही सेम फ़र्क विच और विचएवर में होता है। समझना, अगर मान लो मैं कहूँ भाई मुझे ये मान लो मम्मी ने कहा भी एक काम करना, जो भी तुम्हें आगे वो भिखारी दिखाई दे रोड पे जाना और उसको ही दे देना, ठीक है। मम्मी मैं कैसे पहचानूंगा कौन से भिखारी को देना है। बेटा जो मर्जी तुझे दिख जाए, कोई भी दिख जाए, हुएवर यू सी फर्स्ट, जो भी तुझे सबसे पहले दिखाई देना उसको दे देना, हुएवर कोई सा हो, ठीक है। और मान लो कोई लड़की है, वो कहे पापा मुझे शादी करनी है अपनी पसंद के लड़के से, तो पापा क्या करें, बेटा तेरी शादी करा देंगे जिसको तू पसंद करती है, बस तू एक काम करिए एग्ज़ाम क्लियर कर दे। अगर वो लड़का पता है कि जिससे किससे करानी है, वी विल मैरी यू टू हुम यू लाइक, मतलब जिसको तुम पसंद करती हो उसके लिए, उससे शादी करा देंगे, ठीक है। और अगर वो लड़का भी फिक्स नहीं है, बस वो चाहती है कि मेरी मर्जी से शादी हो, तो उसके पापा क्या करें, वी विल मैरी यू टू हुम एवर यू लाइक, जिसको तो पसंद कर देगी ना, कोई कास्ट का हो, कोई धर्म का हो, कोई हाइट का हो, कोई मतलब नहीं, हमें किसी से भी शादी करा देंगे। होम का मतलब बंदा फिक्स है, और हुम एवर का मतलब कोई भी। हु का मतलब बंदा फिक्स है, हुएवर का मतलब कोई भी, ठीक है। विच, मान लो मैं किसी को कहूँ आई विल गिव यू द बैग विच यू लाइक, मैं तुझे वो बैग दूंगा जो तुझे पसंद है। आई विल गिव यू द बैग विच एवर यू लाइक, मैं तुझे वो बैग दूंगा जो मर्जी तुझे पसंद हो। समझ में आया, विच और विच एवर समझ में आ गया। ऐसे वट और वट एवर, उसने मुझे वादा किया था कि, ये की है सिंपल कंजंक्शन है, कि वो मुझे देगी, क्या देगी, जो मुझे पसंद है और जो कुछ भी मुझे पसंद है। अगर मान लो वो चीज़ फिक्स है तो वट, अगर वो चीज़ फिक्स नहीं है मतलब कुछ भी कहना है तो वट एवर। जनरली माएँ ना ऐसा वादा कर देती हैं, बेटा कुछ भी दिला देंगे, बेटा कुछ भी दिला देंगे तो एग्जाम टॉप कर दे। वट भी सही है, वट एवर भी सही है, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं, प्रेफर करेंगे वट एवर को, ठीक है। जो कुछ भी तुझे पसंद है, जनरली ऐसे सेंटेंसेस में वट एवर आता है, मीनिंग के हिसाब से देखना है। देखो ग्रामर से तो वट और वट एवर दोनों सही है। कहानी हुई क्लियर, फिर से देख लो लास्ट वाला सेंटेंस, शी प्रोमिस्ड मी, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वह मुझे खरीद के देगी, क्या खरीद के देगी, जो कुछ भी मुझे पसंद है अगर मैं एग्जाम टॉप कर दूं। यहाँ पे ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कब आते हैं, जब कोई एंटेसेडेंट हो, कोई नाउन हो जिसकी विशेषता बताने के लिए क्लोज लिखोगे। मी की कोई विशेषता बतानी है क्या, इसका मतलब सिंपल कंजंक्शन है, ठीक है। अब शी सब्जेक्ट हो गया, वुड हेल्पिंग वर्ब हो गया, गिव मेन वर्ब हो गया, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब समझना, इस वर्ब के लिए, इस गिव वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तो नाउन क्लॉज चाहिए, नाउन क्लॉज चाहिए तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो किसी कीमत पर होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर दैट या तो सिंपल कंजंक्शन वाला या फिर वट लगेगा। अब हमें देखना है, देखो नाउन क्लॉज तो दोनों से बनते हैं, दैट से भी बनते हैं और वट से भी बनते हैं। दैट जब सिंपल कंजंक्शन होती है तो भी नाउन क्लॉज बनाती है, और वट जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो भी नाउन क्लॉज बनाता है। मुझे कैसे पता चलेगी दैट लगाना है कि वट, बिल्कुल आसान। आगे आ रही है वर्ब, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, ऐसा कौन सा कंजंक्शन है इनमें से जो सब्जेक्ट का भी काम कर दे, रिलेटिव प्रोनाउन दोनों में से कौन सा है, व्हाट। आया भाई समझ में। चलो कोशिश देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी करी है कि बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दूं। फिर भी अगर कुछ कमी पेशी रह गई है तो इस लेक्चर को 2 बार 3 बार 4 बार इसको देख लो, ठीक। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझो, बढ़िया कॉन्सेप्ट था, स्पेशली आपके बैच के लिए लिखा है, ठीक। बहुत मेहनत करी है इस पर, कभी कभार मैं कुछ नया डेवलप करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ ऐसा लिख देता हूँ। खास करके दैट और बट मैंने देखा काफ़ी वीडियो मार्केट में आ चुकी हैं लेवल काफ़ी बढ़ा के, तो अपन ने भी फेंक दिया, ठीक। डाइजेस्ट करना अब तुम्हारा काम है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेसन में।